नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। रातों को जुगनू बनकर फिरता रहूं, रातों को जुगनू बनकर फिरता रहूं, जहां जहां तू जाए वहां वहां तुझे दिखता रहूं। ऐ खुदा मुझे कान दे और उसको जुबान, ऐ खुदा मुझको कान दे और उसको जुबान, वो बस बोलती रहे और मैं सुनता रहूं। सर ये शायरी क्यों सुनाए? इसलिए हाँ, वाह वाह तो बोलो ही। हाँ, कि अभी ऑनलाइन भी है, आप यूट्यूब में भी डलेगा, एप्लीकेशन में भी डलेगा ये क्लास, तो आप लोग बार बार सुन सुन के इसको पढ़ सकते हो। ये शायरी आप लोगों के लिए था, क्योंकि आप लोग 4-5 घंटा हो गया बिताए। ठीक है, तो बस मैं बोलता रहूँ और आप सुनते रहें, देखते रहें। ठीक है, ज़्यादा हेडेक नहीं पड़ना। ठीक, एक फ्लो में एक ही वीडियो में इसको कवर करूँगा, बीच में लाइट गोल बस मत हो। चलो, पढ़ना क्या है ये देखते हैं। आपके सिलेबस में एक पोर्शन था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, जो सहकारिता का जो 25 मार्क्स का सिलेबस है या फिर 30 मार्क्स का अकाउंट्स वाला पोर्शन है, उसमें भी ये सिलेबस है, दोनों में कॉमन है। एक मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1916, एग्जाम उसी से रिलेटेड है। तो मैं ये मानता हूँ कि आधा से ज़्यादा क्वेश्चन उसी से आएगा, आधा ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अगर 25 है तो मेरा अनुमान है 10 क्वेश्चन वहाँ से रहेंगे। उसको तो जियो मरो पढ़ना है आपको। फिर ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो अभी टॉपिक पढ़ेंगे, ये भी सहकारी बैंकों के लिए लागू होता है। लिखा हुआ है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1914 यथा अध्याय 5 जो सहकारी वाले लोगों के लिए लागू है। ठीक, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनने के चांस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और सहकारिता अधिनियम, रूल भी छोड़ दो, सहकारिता अधिनियम ये पढ़ोगे तो मुझे लगता है 25 में 13-14 मार्क्स यहीं से आ जाना है। ठीक है, बाकी पढ़ना तो सब है लेकिन इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये कहने का तात्पर्य मेरा। चलो, अब इंडिया में बहुत सारे बैंक हैं, कमर्शियल नॉन कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो क्या बैंक अपने मर्जी से काम करेगा कि नहीं मैं 100% ले लूंगा लोन से, तो मेरे पास पैसा जमा कराओ 20-30% इंटरेस्ट दे दूंगा? ऐसे नहीं चलता, बैंक अपने मर्जी से काम नहीं करता। उसको रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी बैठी हुई है, उसको रेगुलेट करने के लिए एक अधिनियम है। बॉडी का नाम है आरबीआई, मतलब ये पिताजी है समझ लो। ठीक है, हाँ, बैंकों का बाप। ठीक है, बैंकों के बाप थोड़ा सा अजीब नेगेटिव टाइप का लगता है। ठीक है, तो ठीक है, बाप ही समझ लो इसको, क्या है, बाप है ना। और ये बाप तो कंट्रोल कर ही रहा है, साथ ही साथ इन बैंकों को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट भी मौजूद है, उसका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब जैसे ये बाप है तो ये माँ है समझ लो। ठीक है ना, दोनों मिलके कंट्रोल कर रहे हैं, इनके अंतर्गत ही सारी गतिविधियां होती है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब आपको मालूम होगा कि सहकारिता का कंसेप्ट बाद में, आज़ादी के बाद ये ज़्यादा फला फूला। ठीक है, तो बाद में एक सहकारी बैंक का भी कंसेप्ट आया, सहकारी सोसाइटी, सहकारी बैंक, वो भी बैंक जैसे ही काम कर रहा है समझ लो। जैसे कमर्शियल बैंक है, जो काम वो करता है, ऐसे सहकारी बैंक भी कर रहा है समझ। अब जब ये कंसेप्ट आया तो इससे पहले बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में धारा 55 तक था, 4 अध्याय धारा 55 तक था। बाद में अब इसके लिए भी प्रावधान लाना था, किसके लिए, सहकारी बैंक के लिए, सहकारी बैंक के लिए भी प्रावधान लाना था। तो क्या किया जाए, अलग से एक्ट लाया, क्या बोले नहीं यार, अलग से उसके लिए सहकारिता अधिनियम वाला तो बना लिया 1960 वाला। इसमें क्या करते, बाद में इसको चेंज किए, बाद में 5वां अध्याय जोड़ दिए, 4 चैप्टर तो था ही, 5वां चैप्टर जोड़ दिए।
1 से लेके 55 इसमें क्या थे, धाराएं थी, सेक्शंस थे, और 4 अध्याय थे। इसमें 5वां चैप्टर जोड़ा और एक ही धारा जोड़ा जिसका नाम है 56वां धारा। 5वां अध्याय और 56 धारा। आपके सिलेबस में ये पूछा है, तो सर क्या इसी 56 बस को पढ़ना है? नहीं, ये 56 धारा जोड़ दिया, लेकिन उसके नियम कानून कैसे हैं? अब अलग से फिर से क्या कॉपी पेस्ट मारे, तो उसने बोला जहां जहां ये बैंक का नाम रहेगा वहां सहकारी बैंक कर लिया जाए, और कुछ चेंजेस लाना तो कुछ चेंजेस के साथ सब चीज इधर जोड़ दिया। मतलब अगर उधर धारा 7 में कुछ है तो इस परिवर्तन के साथ ये इसमें लागू होगा, धारा 12 में कुछ है तो उस परिवर्तन के साथ इसमें लागू होगा। कुल मिला के 1 से 56 सब देखना है, ठीक है। बट अभी फिलहाल इसमें धारा में याद करने फोकस मत करना, कुछ इंपॉर्टेंट धारा रहेंगे उसको मैं बार बार रिपीट करा के आपको याद कराई दूंगा। लेकिन सहकारिता अधिनियम वाली धारा याद रखना आप, 1 से लेकर 96 तक सब याद कर लेना। अगर वहां से क्वेश्चन पूछे आपसे बनना चाहिए, बाकी से बने मत बने, ठीक है, एज लेना है आपको, ठीक है। तो धारा 56 में ये पढ़ेंगे कि भैया धारा 7 में ये चेंज हो गया, कुछ परिवर्तन के साथ ये लागू हो गया। क्लियर? एक बैकग्राउंड इतना ही जरूरी था जितना दे दिया मैं आपको, ठीक है, क्लियर, समझ आई बात। तो देखो भाग 5 हम पढ़ रहे हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत अधिनियम का सहकारी बैंकों में लागू होना, ठीक है। भाग 5 चैप्टर 5 का नाम क्या है? अधिनियम का सहकारी बैंकों में लागू होना, ठीक है। अधिनियम का, उस एक्ट का, कौन से एक्ट का? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसका सहकारी बैंकों में लागू होगा, ठीक है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर इस एक्ट को कब मिला? 10 मार्च 1949। सब मार्च वाला है, जैसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए? 10 मार्च 1949। लागू कब हुआ? 16 मार्च 1949। पुरानी नाम इसका था बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949, बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949। तो जो कंपनी वर्ड दिखता था ये मजा नहीं आ रहा था, कंपनी यार थोड़ा प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा लगता है, ये इसको हटाओ। मतलब ठीक है, तो क्या करिए, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949। बैंककारी शब्द देखो उसका मतलब बैंक ही है, तो इसका अंग्रेजी में नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। विनियमन मतलब रेगुलेशन, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, ठीक है। 1949 में अधिनियम, 1949 नहीं है, 65 होगा शायद, ठीक है। बाद में इसे अधिनियम का संशोधन करके अधिनियम में अध्याय 5 और धारा 56 जोड़ा गया, ठीक है। आगे चल के इसमें अधिनियम में संशोधन करके अधिनियम में 5वां चैप्टर जोड़े और सेक्शन 56 जोड़ा गया, ठीक है। इसमें टोटल कितने अनुसूची पढ़ने? 5 अनुसूची। 10 मार्च 16 मार्च याद रखना, और 1949 रखना। 10 मार्च में राष्ट्रपति साइन किया, 16 मार्च को लागू हुआ, ठीक है। कितने अनुसूची? 5। कितने चैप्टर? 5। हमको कौन सा चैप्टर पढ़ना है? 5। कौन सा धारा पढ़ना है? 56। लेकिन 1 से 55 का भी बैकग्राउंड देखना पड़ जाएगा, ठीक है। रिलैक्स होकर सुनते चलना, ठीक है। जो ऑनलाइन ये इस कोर्स को देख रहे होंगे उनके लिए एक जानकारी, ये तो सिर्फ एक पार्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इसके अलावा अगर आप सहकारिता अधिनियम से संबंधित कोर्स खरीदना चाहते हैं, बहुत ही नॉमिनल फीस पर योगेन साहू क्लासेस एप्लीकेशन जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से जाके कोर्स परचेस कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी या कोई डाउट हो तो 8770123687 इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। 8770123687। चलिए, ये फर्स्ट एंड लास्ट प्रमोशन था, नहीं तो बच्चे परेशान होते हैं, सर ऐड ज़्यादा दिखता है, कंटेंट कम दिखता है, ठीक। धारा 56 क्या बोलते हैं? धारा 56 अधिनियम का परिवर्तनों सहित सहकारी सोसाइटियों में लागू होना। जो एक्ट है उसमें चेंजेस के साथ, ये इंग्लिश टर्मिनोलॉजी बताते चलूंगा और बाकी एकदम पूरा इंग्लिश में उम्मीद मत करना, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी बस बता दूंगा। अकाउंटिंग सॉरी इस एक्ट का कुछ चेंजेस के साथ सोसाइटी में अप्लाई होगा, लागू होगा, ठीक है। क्योंकि ये भी एक बैंक टाइप का है भाई, पुराने बैंक के लिए बना हुआ है ना सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, इसमें थोड़ा थोड़ा जगह चेंज कर दो, इसमें डाल दो। धारा 1 से धारा 55 तक अन्य बैंकों में लागू है, उसी परिवर्तन के साथ, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ सहकारी सोसाइटियों में लागू होगा, सहकारी सोसाइटी और सहकारी बैंकों में, ठीक है, क्लियर। अब जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, इस अधिनियम में सर्वत्र जहां पर बैंककारी कंपनी या ऐसी कंपनी लिखा हो उसका अर्थ सहकारी बैंक होगा। कहने का तात्पर्य है, मैं इजी लैंग्वेज में बता दे रहा हूं, वैसे तो इजी में ही लिखा हुआ है, बेयर एक्ट से और इजी में लिखा हुआ, उससे और इजी में मैं समझा रहा हूं। जहां तक अलग से ना बताए, वहां जहां पे भी इन शब्द का मतलब क्या निकलेगा, बैंककारी दिया हुआ है, बैंककारी कंपनी या कंपनी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये क्या होगा, सहकारी बैंक होगा। सहकारी बैंक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, सहकारी सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब बैंक होगा। अगर बता देगा अलग से कि भैया नहीं नहीं ये वो बैंक नहीं है कुछ और है, तब है। बट सिंपल सा पॉइंट है, यहाँ कोई ऐसा याद करने वाली बात नहीं है। जहाँ पे याद करने वाली बात होगी उसको मैं स्पेसिफिक 2-3 बार 4 बार बताऊंगा तो आपको याद हो जाएगा। धारा 5 में आते हैं, 1 से 55 वाला धारा 5 इसमें कैसे लागू होगा वो बता रहे, इसलिए धारा 5 को पढ़ रहे हैं। धारा 5 में सहकारी बैंक बताया है और सहकारी प्रत्यय सोसाइटी बताया है। तो देखो सहकारी बैंक क्या है, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी बैंक। सहकारी बैंक का तात्पर्य क्या होगा, इज इक्वल टू राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी बैंक। ये जब हम सहकारिता अधिनियम 1960 देख रहे थे, त्रिस्तरीय संरचना देखा, जैसे पंचायती राज का होता है वैसे ही इसका भी सबसे नीचे प्राथमिक,
फिर वहां से जिला स्तर पर केंद्रीय, फिर राज्य। यहाँ पे भी सहकारी बैंक बोल दिया, मतलब राज्य सहकारी बैंक भी शामिल है उसमें, केंद्रीय बैंक भी है, प्राथमिक सहकारी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसको ध्यान रखना। सहकारी बैंक इज इक्वल टू ये तीनों शामिल होगा। सहकारी प्रत्यय सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जो अपने सदस्यों को वित्तीय सुविधा, लोन उपलब्ध कराती है, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराता है, और प्रत्यय वो क्या कहलाती है, प्रत्यय सोसाइटी कहलाती है, सहकारी प्रत्यय सोसाइटी कहलाती है। ठीक, आगे चल के कुछ और पॉइंट मिलेगा आपको, उसका एक्सप्लेनेशन मैं यही दे रहा हूँ। जैसे कहीं पे सहकारी सोसाइटी लिखे रहेगा, कहीं पे सहकारी बैंक लिखे रहेगा। सहकारी सोसाइटी, तो जो जहां पे सोसाइटी वर्ड दिखा, अभी ये डेफिनेशन वाले पार्ट में ही ना बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा, इस बात को समझ ले। सोसाइटी दिखा मतलब समझ जाना उसका जो टोटल कैपिटल है, जो अंश पूंजी है, टोटल कैपिटल मान के चलना, टोटल कैपिटल वो 1 लाख से कम है, लेस देन 1 लाख, 1 लाख से कम। बैंक दिख गया, सोसाइटी ना लिखा होकर बैंक हो गया, तो आपको समझ जाना है उसकी पूंजी कितनी होगी, 1 लाख या फिर उससे ज्यादा, 1 लाख के बराबर या उससे ज्यादा। 1 लाख से कम है मतलब सोसाइटी, 1 लाख से ज्यादा है मतलब बैंक। सहकारी प्रत्यय सोसाइटी, प्रत्यय दिखा, प्रत्यय का मतलब समझ लो देना, क्या देना, लोन देना। प्रत्यय दिखा मतलब वो जो सोसाइटी है वो लोन देने का काम कर रही, क्या करने काम कर रही, लोन देने। क्लियर। अब जहां पे कृषक वाला या कृषि वाला कुछ वर्ड दिख गया और आगे ये बैंक या सोसाइटी दिख होगा, मतलब वो समझ लेना कि वो किनको लोन देगी, कौन से सेक्टर वाले को लोन देगी, एग्रीकल्चर वाले को, कृषि से संबंधित लोन देगी। और जहां पे ये नहीं दिखा मतलब कृषि को छोड़ के बाकी को लोन देगी। ये पॉइंट पढ़ लोगे तो आगे चीज क्लियर हो जाए। सोसाइटी दिखा मतलब समझ जाना उसकी पूंजी 1 लाख से कम है। बैंक दिखा मतलब 1 लाख है और 1 लाख से ज्यादा है। प्रत्यय वर्ड जुड़ गया मतलब लोन देने काम कर रही, और कृषि वर्ड जुड़ गया मतलब कृषि को दे रही है, नहीं है मतलब छोड़ के दे। समझ आई बात। तो सहकारी प्रत्यय सोसाइटी क्या हुआ, जो अपने सोसाइटी को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराती है। ठीक, प्रत्यय जुड़ गया ना मतलब क्या, लोन देगा। सोसाइटी है मतलब उसकी पूंजी क्या, 1 लाख से कम, 1 लाख से कम, 1 लाख नहीं, 1 लाख से कम। ठीक है, इतना क्लियर, समझ आई बात। चलो, सहकारी भूमि बंधक भी बैंक भी इसके अंतर्गत आती है। ये क्या है बता देता हूँ। ये लैंड मॉर्गेज जो बैंक होते हैं, मतलब जो लंबा लंबा समय के लिए लोन देते नहीं, जैसे आप लोग कभी जमीन वगैरह या घर में पापा मम्मी लिए होंगे, घर बनाए होंगे, तो एकदम कैश में नहीं लिए होंगे। ठीक है, कैश होगा फिर भी कैश पे नहीं लेते। ठीक, तो देखना उनका लोन कब चलेगा, 10 साल 12 साल। कोई सर्विस वाले तो वैसे ही रिटायरमेंट तक का, बाबा जमाने तक पटाते रहते हैं। ठीक है, 15 साल 20 साल 30 साल ऐसा चलता है, तो लंबा लंबा चलता है। ठीक है, तो वैसे ही ये बैंक भी जो है सहकारी भूमि बंधक बैंक, ये क्या काम करती है, लैंड को मॉर्गेज रखती है। मॉर्गेज मतलब गिरवी रखती है, उसको गिरवी रख के लोन देती है लंबे समय के लिए। सर हमको जानना है कि नहीं, बस वर्ड आया तो मैं बता दिया। इसका सहकारी भूमि बंधक भी इसी के अंतर्गत आती है, बता दिया। ठीक है, जो लोन देने काम करती है। सहकारी सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी के अंतर्गत ना 2 पॉइंट आपको मिलेंगे। एक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी मिलेगा और एक खाली सहकारी सोसाइटी मिलेगा। जहां पे खाली सहकारी सोसाइटी दिखा मतलब ऐसे सोसाइटी जो राज्य के अधिनियम के तहत बनती है, जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ सहकारी अधिनियम 1960 पढ़ रहे नहीं, खाली सहकारी सोसाइटी दिखा मतलब वो राज्य सरकार के अधिनियम के अंतर्गत बनी होगी। और बहुराज्य दिख गया, नाम में क्या लिखा है, बहु, बहु मतलब बहुत सारे, बहुराज, तो वो केंद्रीय अधिनियम में बनेंगे। बहुत सारे राज्य मतलब 2-3 राज्य हो सकते हैं, पार्टनर्स हो उसमें, 2-3 राज्य के अधिनियम के। तो कहाँ किसके किसके राज्य के एक्ट लगाते जाएं, इसलिए वहाँ वो कौन से एक्ट के अंतर्गत काम करेगी, केंद्रीय एक्ट, केंद्रीय अधिनियम। तो बहुराज्य वाला दिखा मतलब केंद्रीय, ऐसी सोसाइटी जो केंद्रीय अधिनियम के तहत बनती है। खाली सहकारी सोसाइटी है मतलब वो राज्य वाला है, ऐसी सोसाइटी जो राज्य के अधिनियम के तहत बनती है। ठीक है, निदेशक, निदेशक मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में इसका मतलब समझ लो डायरेक्टर। कभी वर्ड सुने, और एक कॉलेज के डायरेक्टर, कॉलेज गए होंगे, डीन अगर गए होगे तो सीवी रमन से नहीं किए होगे तो ठीक है, फिर तो डायरेक्टर, कॉलेज के डायरेक्टर हैं, इसके डायरेक्टर है। तो उसका क्या मतलब, भैया पूरा देख रेख वही कर रहे हैं, वही करता धरते हैं, मतलब मैनेजमेंट का काम वही संभाल रहे हैं। तो डायरेक्टर मतलब कौन, जो मैनेजमेंट का काम कर रहा है। निदेशक किसी समिति या निकाय का ऐसा सदस्य जो सोसाइटी के मैनेजमेंट का कार्य कर रही है। बहुराज्य सहकारी बैंक, अभी सर ऊपर तो पढ़े क्या, नहीं, वो क्या पढ़े, सोसाइटी, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, ये है बहुराज्य सहकारी बैंक। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी जो एक प्राथमिक सहकारी बैंक हो, और बैंक मतलब समझ गए, सोसाइटी बैंक का अंतर बता दिया। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी जो अपने क्षेत्र के लोगों संमत देने का कार्य कर रहा हो, लोन देने का काम कर रहा हो, ऐसा होगा। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की अंश पूंजी ज्यादा है तो वो बैंक के रूप में जाना है। ज्यादा मतलब कितना ज्यादा 1 लाख से, है ना। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अगर उसका पूंजी 1 लाख से ज्यादा मतलब सोसाइटी ना होकर बैंक के रूप में जाना जाए। ठीक है, इतना क्लियर। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी
जो केंद्र के अधिनियम से विपरीत है, लेकिन इसके अंतर्गत कोई राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी या परिसंघीय सहकारी सम्मिलित नहीं है। क्या क्या सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी या परिसंघीय सहकारी सम्मिलित नहीं है बोला। ठीक है, इसमें क्या क्या काम के लायक हैं उसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी को सुन लेना, रीड मार लेना। पहला चीज जो पूछा जा सकता है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर 10 मार्च 1949। लागू कब हुआ? 16 मार्च 1949। पुराना नाम बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 था, वो नहीं पूछेगा। अभी क्या है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये अमेंडमेंट 1965 में हुआ ना, 65 ही है ना, ये 49 लिख दिया, बाद में जुड़ा है। 1965 में अधिनियम का संशोधन करके अधिनियम में अध्याय 5 और धारा 56 में जोड़ा पड़ा। ठीक है, हमको पढ़ना पूरा 1 से 55 है, उसमें क्या है जो 56 में डाला है उसको देखना ही है। अनुसूची 5 है टोटल। धारा 56 क्या बोलता है? अधिनियम का परिवर्तनों सहित सहकारी सोसाइटी का लागू होना, ये बन सकता है। इसको याद रखना। 56 में क्या है? पुराने जो अधिनियम है भैया, अधिनियम का परिवर्तन सहित थोड़ा बहुत चेंजेस करके ये सोसाइटी के लिए अलग से एक्ट बना दिए, 1 से धारा 55 तक। ठीक, अब इसमें जो याद करने वाली थी, सहकारी बैंक, सहकारी प्रत्यय सोसाइटी, ये सारी चीजें बता दिया। सहकारी बैंक मतलब क्या? 4 ऑप्शन दे सकता है। सहकारी बैंक से आपका क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्रेत है? व्हाट डू यू मीन बाई सहकारी बैंक? कोऑपरेटिव बैंक। पहला देगा राज्य सहकारी बैंक, दूसरा हो सकता है केंद्रीय, तीसरा होता है प्राथमिक, चौथा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव टिक माना। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सहकारी प्रत्यय सोसाइटी इस टाइप का क्वेश्चन दे के पूछ सकती कि भैया जो इसका कार्य क्या है, लोन देना, किसको लेन देना, कभी कृषकों को, कभी कुछ और पूछ सकता है। तो मैंने बता दिया सोसाइटी और बैंक में क्या डिफरेंस। 1 लाख से कम है सोसाइटी, 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा बैंक। प्रत्यय मतलब लोन देने वाला काम। कृषि वाला वर्ड जुड़ गया, कृषक वाला वर्ड जुड़ गया, मतलब एग्रीकल्चर वाले को दे रहा है। नहीं जुड़ा तो उसको छोड़ के बाकी को दे रहा है। समझ आई बात? फिर ये सब बता चुका हूँ। निदेशक क्या होता है, ऐसे टाइम पास था, लिखा हुआ तो सब पढ़ा दिए, लेकिन काम का जो चीज़ है उसको बता देता हूँ। प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी, सोसाइटी मतलब पूंजी 1 लाख से कम। ठीक है, आप खुद समझ जाओगे इसका मतलब। प्रत्यय मतलब लोन देने का काम कर रही होगी, क्रेडिट देने का काम कर रही होगी। कृषक मतलब किसानों को लोन देने का काम है। प्राथमिक मतलब जो शुरुआती स्तर पे है। ऐसी सोसाइटी जो कृषि से संबंधित चीजों के लिए और मार्केटिंग के लिए अपने सदस्यों का को वित्तीय वृत्ति हो गया, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल एड, फाइनेंशियल हेल्प। ठीक है, जिसके बायलॉज के अनुसार किसी अन्य सोसाइटी के सदस्य इसके सदस्य नहीं होंगे। सो ये क्या पॉइंट हो गया? देखो, प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी, इसका मतलब तो बता दिया, शाब्दिक अर्थ क्या क्या होगा, कृषि क्षेत्र में लोन देंगे। ठीक है, प्राथमिक का मतलब ही होता है प्राइमरी। जैसे आप प्राइमरी स्कूल जाते नहीं, प्राइमरी स्कूल जाते पहले से 5वीं या नर्सरी प्राइमरी अंदर हो जाता है, उससे पहले और कब स्कूल कर डालते, वही तो बेस होता है कि माँ पेट में ही अभिमन्यु जैसे कुछ सीख लिए, ऐसा तो नहीं होता। मतलब वही प्राइमरी है, वही फाउंडेशन है, वही नींव है, उसके पीछे और कुछ नहीं, जो है उसके ऊपर है। तो भैया जब प्राइमरी सोसाइटी बनेगा, प्राथमिक सोसाइटी बनेगा, तो उसका सदस्य कोई कैसे हो सकता है? ये बहुत सारे प्राइमरी सोसाइटी मिल के जिले स्तर पर एक और सोसाइटी बनाते हैं, केंद्रीय सोसाइटी, जिसका नाम दिया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। फिर उन लोग मिल के और ऊपर क्या बनाते हैं, राज्य वाला बनाते हैं, या उसको सीड सोसाइटी बोलते हैं, या अपेक्स सोसाइटी बुलाता है। ठीक है, तो ये छोटे मोटे का और कौन सा सदस्य होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, जो है इसके ऊपर है। समझ आई बात? ठीक, वही बोला जिसके बायलॉज के अनुसार किसी अन्य सोसाइटी के सदस्य इसके सदस्य नहीं होंगे। लेकिन इसके सदस्य कौन हो सकते हैं? सहकारी सोसाइटी नहीं होगी, सहकारी बैंक हो सकता है। जुड़ के लोन देने काम करके कितने मेंबर लोग जुड़ के पैसा सा जुगाड़ कर डालेंगे, लोन दे डालेंगे। उन्हीं के पास नहीं था पैसा कमाने के लिए, इसमें आए। ठीक है, तो सहकारी बैंक इसका सदस्य हो सकती है, सहकारी सोसाइटी नहीं हो सकती। कौन कौन सदस्य हो सकता है, वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जिनके बायलॉज के अनुसार किसी अन्य सोसाइटी के सदस्य इसके सदस्य नहीं होंगे। किसके? इसके। नॉर्मल मेंबर्स ही इसके सदस्य होंगे। नॉर्मल मतलब जो जुड़ते हैं उसकी बात कर रहा है, कोई और दूसरा सोसाइटी इसका मेंबर नहीं होगा। लेकिन सहकारी बैंक प्राथमिक सोसाइटी का सदस्य बनना चाहे तो बन सकती है। कौन? सहकारी बैंक। सोसाइटी की बात नहीं किया। सोसाइटी बन सकती है क्या? नहीं, ये बन सकती है। मेंबर उन्हीं लोग से तो मिलकर बनेगा क्या, और कौन बना रहे हैं? प्राथमिक सहकारी बैंक, बैंक है मतलब पूंजी 1 लाख से ज्यादा। प्राथमिक सहकारी बैंक, प्रत्यय लोन देने वाला या उससे रिलेटेड कोई काम कर रहा है। प्रत्यय नहीं जुड़ा है फिर भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। प्रत्यय जुड़ गया तो लोन देने का ही मेजर काम रहता है। ठीक है, यहाँ पे कृषि वाला वर्ड जुड़ा नहीं, कृषि को छोड़ के बाकी लोग को लोन देगा। ठीक है, कृषि को छोड़कर अन्य बैंक कार्य, बैंक कार्य मतलब बैंक वाला ही काम या कारोबार करने के लिए लोन देता है, प्राथमिक सहकारी बैंक कहलाता है। जिसकी चुकता पूंजी और जितना पैसा उन्हें रखना है दोनों मिलाकर 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बैंक शब्द उग गया मतलब 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए, 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा। ये चुकता पूंजी ये सब क्या होता है समझ लो। फिलहाल इसमें याद रखना टोटल कैपिटल, कैपिटल पूंजी एक टॉपिक है। इसी में आपको मिलेगा इशू ऑफ अंश पूंजी करके, शेयर कैपिटल एक टॉपिक है, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल अगर मैं 1 मिनट में बताना चाहूँ तो समझना, ये सहकारी बैंक को छोड़ दो, समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मान के चलो मेरे को कोचिंग चालू करना था एक,
ठीक है, कोचिंग, जैसे एक अनअकैडमी और दूसरे ट्यूटर, एक ब्रांड है, कंपनी बन के आई है, वैसे मेरे को चालू करना है। उसके लिए चाहिए अच्छे फैकल्टी, अच्छा कंसेप्ट, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे चेयर टेबल, सारी चीज़ें सुविधाएं चाहिए। मेरे को क्या आता है और मेरे पास क्या है, मेरे पास सिर्फ पढ़ाने के लिए लूसन का बुक है, ठीक है, जो यहाँ बसा हुआ है। मैं पढ़ा सकता हूँ, पैसा नहीं ला सकता। क्या किया जाए? मैं बोलूँगा 4-5 लोग को जिनको मेरे ऊपर विश्वास होगा कि भैया आओ थोड़ा बहुत पैसा लेके आओ, ठीक है, पढ़ाने का काम मेरा, मैनेजमेंट करने का काम मेरा, सारी चीज़ें मेरी, आप लोग बस पैसा देना, ठीक है, पैसा लगेगा। तो समझ लो एक ऐसी मोटा मोटी, एक अपने आम बोलचाल की भाषा में बता रहा हूँ कि भैया एक कंपनी, मैं बोला इस कंपनी का शेयर कैपिटल मतलब अंश पूंजी टोटल जो है लागत वो कितने का हो सकता है, मान के चलो 1 लाख का हो सकता है, 1 लाख, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि 1 लाख का सेटअप आज ही लग जाए, धीरे धीरे होगा ना। शुरुआत करूंगा तो एक साथ 100 बच्चे, 1000 बच्चे, 2000 बच्चे आ जाएंगे क्या? नहीं। 50 बच्चे आएंगे तो 50 बच्चे के लेक्चर रहेगा, 100 आएंगे तो 100, खर्चा धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले हो सकता है नॉर्मल व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले तो व्हाइट बोर्ड भी नहीं था, ठीक है, ऐसी जो ला रहा है कॉपी लाया ना, हाँ उसी में लिख के दो। तो भैया पहले कॉपी, फिर बोर्ड, फिर ये स्मार्ट बोर्ड, तो पूरे खर्चे एक साथ नहीं होंगे। तो जो जो मेंबर आए भैया ठीक है पैसा लगेगा, जैसे 1 लाख है, 10 लोग देने वाले हैं, तो ठीक है 10 लाख तुम्हारी है कैपेसिटी या देने की, या शेयर तुम्हारा 10 लाख रुपए का, 10,000 एक है ना, 1 लाख रुपए है तो 10 लोग में बांटे 10,000, तो पूरा पैसा भी मत दो। मैं मांग रहा हूँ तुमसे कितना, 5,000, ठीक है। तो जो पैसा मांगते हो कॉल्ड अप, मतलब मांगा गया, कॉल्ड अप मांगा गया, ठीक है। लेकिन आप दे दोगे क्या एक बार में? आनाकानी करोगे, प्रॉफिट लेने आ जाओगे, पैसा नहीं दोगे, ठीक है। तो आपने जितना पटा दिया, जितना चुकता कर दिया, जितना पैसा दे दिया, उसको बोलते पेड अप कैपिटल, क्या नहीं है, चुकता पूंजी, ठीक है, अंग्रेजी में पढ़ो, हिंदी में चुकता पूंजी, समझ आई बात? पेड अप कैपिटल, जितना नहीं दिया अनपेड, ठीक है। बाद में आप पैसा दे ही नहीं रहे हो, वो जब्ती हो जाता है, वो फिर फॉरफिटेड शेयर हो जाता है, ठीक। फिलहाल उसमें नहीं जाना है, ये अलग टॉपिक है, उसको 10-15 मिनट का लेक्चर रहेगा, इतना समझ गया। फिलहाल इसको कंक्लूड करना, जिसका कैपिटल भैया 1 लाख से कम नहीं है, 1 लाख है, 1 लाख से ज़्यादा, ठीक है, इतना समझ आया बात? मेरे ख्याल से इतना याद है। बैलेंस के अनुसार सहकारी सोसाइटी सदस्य नहीं बन सकते, ओके। हर जगह ये मिलेगा कि सहकारी सोसाइटी सदस्य नहीं बन सकते, बैंक बन सकती है। प्राथमिक प्रत्यय सोसाइटी, अंश पूंजी, देखो सोसाइटी है मतलब अंश पूंजी 1 लाख से कम, तो वर्ड बता दिया, अब समझना आसान हो जाएगा। प्रत्यय बोल दिया मतलब लोन देने का काम करेगी, कृषि के अलावा अन्य क्षेत्र में लॉस, पूंजी 1 लाख से कम है। और ये क्या है, इसको मैं चार्ट बना के उसको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। वही चीज़ है जो पुराना बता चुका हूँ हर केस में, वैसे। केंद्रीय सहकारी बैंक का अर्थ वही होगा जो प्राथमिक ग्रामीण सोसाइटी राज्य सहकारी, अच्छा केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक ग्रामीण सोसाइटी राज्य सहकारी बैंक का अर्थ वही होगा जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम 1981 में, मतलब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम क्या है ये पढ़े हो? नाबार्ड के अंतर्गत ये सब जिसका जो डेफिनेशन बताया होगा ना, इसका मतलब वही होगा ये बोला। अब उसमें क्या बताया उसको छोड़ो, उसी में पढ़ना जा, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट। नाबार्ड 1981, ओके चलो ठीक। ये हो गया धारा 5 वाला अंतर्गत पॉइंट। देखें धारा 7, जरूरी नहीं एक एक लाइन से 1 1 2 3 4 5 करके पूरा 55 तक देखें। जो सहकारी बैंक में अप्लाई नहीं हो रहा उसको छोड़ेंगे, उसको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं छुड़वा रहा हूँ, वो है ही नहीं तो काहे पढ़ोगे। धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएंगी। जो धारा 7 बाकी बैंकों के लिए लागू है, वैसे ही मिलता जुलता प्रावधान सहकारिता में क्या लागू है या सहकारी बैंकों के लिए क्या लागू है वो देखेंगे, ठीक है। तो क्या है देखो, बैंक, बैंककारी या बैंककारी शब्द का प्रयोग कोई सोसाइटी अपने नाम के रूप में या कारोबार के संबंध में बैंक, बैंकर या बैंककारी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब जो सोसाइटी अपने नाम के रूप में या जो बैंक का काम कर रही ना, बैंक से रिलेटेड शब्द वही यूज करेंगे, ठीक है। नहीं तो क्या कोई दूसरा, जैसे बहुत सारे बैंक है, SBI बैंक है, इंडसइंड बैंक है, ऐसे ऐसे बैंक है। कोई बैंक नहीं है वो भी बैंक जोड़ लेगा तो भैया लोगों को तो ये लगेगा कि ये तो बैंक है, पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, FD करवा रहे हैं, 7 साल इतना % ब्याज देंगे, 7 साल बाद आग देख रहे हैं, बोल पैसा दे, गायब, बिल्डिंग ही नहीं है। तो ऐसा नहीं हो, बैंक का शब्द कोई दूसरा यूज नहीं करेगा, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। गैर बैंककारी आस्तियों का व्ययन, सहकारी बैंक किसी व्यक्ति को लोन देता है और व्यक्ति लोन नहीं पटा पाता है तो सहकारी बैंक उसकी संपत्ति को जब्त करके 7 साल तक रखेगा। 7 साल तक पैसा नहीं चुका पाएगा तो उसकी संपत्ति को बेचकर अपने लॉस की पूर्ति होगा। ये लॉस ये वाला है, ठीक है, लोन नहीं पटा पाता, ये लोन है। RBI बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकता है। ये क्या पॉइंट है देखो, गैर बैंककारी आस्तियों का व्ययन। एसेट्स और लाइबिलिटी, एसेट्स मतलब संपत्ति और लाइबिलिटी मतलब आस्तियां। ये पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं देखो, जैसे आप कभी बैंक लोन लेने जाओगे ना,
दोस्त यार से पैसा उधारी ले रहे हो वो अलग बात है, कि 10 दे दे माँ कसम तेरे को 1 हफ्ते में लौटा दूंगा, फिर वो लौटाता नहीं है ठीक है, फिर लौटाएगा नहीं। लेकिन बैंक जाओगे, माँ कसम खाओगे, नहीं मानेगा, खुदा कसम नहीं मानेगा, ठीक है। वो क्या लेगा, आपसे गिरवी लेगा। जैसे जमीन ले रहा हूँ तो वही जमीन का प्रॉपर्टी रख दे भाई, पेपर मेरे पास रहेगा, जब तू लोन पटा देगा ना उसके बाद ले जाना। कुछ और लोन रहे तो भैया कुछ और दूसरी सिक्योरिटी दे दे, तब लोन है, ठीक है। अब मान के चलो कभी कभार ऐसा होता है कि आपने जोश जोश में कोई कार खरीद लिया, जोश जोश में कोई घर खरीद लिए, अब अगले महीने से इनकम बंद, ठीक है, अगले महीने से हो सकता है इनकम बंद हो जाए। अब आप एक आध दो किस्त नहीं पटा पाए, तो आप जो सिक्योरिटी रखे हो तो क्या बैंक तुरंत बेच देगा? नहीं, कितने साल इंतजार करेगा? 7 साल, कम से कम 7 साल देखेगा ना भाई, एक आध दो किस्त नहीं पटा पाया तो बेच थोड़ी दूंगा उस जा, है ना, उसको मौका देगा, तो 7 साल रखेगा। 7 साल के बाद पटा ही नहीं पा रहा तो समझ गए भैया 7 साल में, जो 7 साल में नहीं पटा पाया वो 7 जन्म में नहीं पटाए, उसको बेच दो। कितने साल? 7 साल, कहीं 7 है कहीं 10 है, सबको याद रखना। तो समझ लेना भाई 7 साल में नहीं पटा पाएगा तो 7 जन्म में नहीं पटा पाएगा, ऐसे करके याद रख लेना। यहाँ पे क्या है? 7 साल, ठीक है। जैसे एक और अकाउंट में आप पैसा जमा रखे हो और उसका ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हो, 10 साल है, वहाँ 10 साल है, 10 साल में अगर आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते हो, पैसा नहीं निकालते हो, 10 साल में जब्ती पैसा। तो आप समझ लेंगे कि भैया वो निपट गया होगा इंसान, इसलिए पैसा मांगने नहीं आ रही, तो अपना पैसा कौन नहीं लेगा, ठीक है। तो कितना? 7 साल। लेकिन आरबीआई चाहे तो ये 7 साल वाले को बढ़ा सकती है, उम्मीद है उसको नहीं पैसा दे देगा, आज नहीं तो कल दे देगा, तो वो बढ़ा सकता है। लेकिन पहला प्रॉब्लम क्या? 7 साल। धारा 11, न्यूनतम समादत पूंजी और आरक्षितियों बारे में अपेक्षा, ठीक है। हेडिंग पढ़ के तो मेरे भी समझ नहीं आता क्या है। सहकारी सोसाइटी के नियमों को छोड़कर कोई सहकारी बैंक भारत में बैंकारी कारोबार ना तो प्रारंभ करेगा ना चलाएगा जब तक उसकी पूंजी 1 लाख ना हो, ठीक है। न्यूनतम समादत पूंजी और आरक्षितियों बारे में अपेक्षा, अपेक्षा मतलब क्या? दूसरे से अपेक्षा की जा रही है। आरक्षितियों और मतलब रिजर्व और कैपिटल, कैपिटल एंड रिजर्व कितना होना चाहिए? कम से कम 1 लाख रुपए होना चाहिए, तब वो बैंक वाला काम चालू करेगा, ठीक है। ये बोलना चाह रहा है। धारा 18, नगद आरक्षित कैश रिजर्व रेशियो, रेशिया हो गया, रेशियो है वो, ठीक है। रेशिया गाली वाली टाइप का लगता है, छत्तीसगढ़ी, कौन सा है वो मत बोलना है। नगद आरक्षित अनुपात, ये क्या होता है? अब इसको बताने के लिए थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में जाना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स की क्लास जो अटेंड किया होगा तो मैं कभी सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब पढ़ाऊँ कि हल्का फुल्का याद आ रहा? बैंक रेट कुछ याद आ रहा नहीं आ रहा, तो जितना इधर काम का चीज़ है बस ऐसे मुंह ताकते रहते हो, कुछ तो पढ़ के आया करो। तो क्या है बताता हूँ। कैश रिजर्व रेशियो, रेशियो, एसएलआर और बैंक रेट, 3 शब्दों को यहाँ पे उल्लेख मिलेगा, तो इसको बताते चलता हूँ कि है क्या। बैंक कैसे चलती है, बैंक का काम कैसे होता है। सिंपल सा अगर फंडा देखोगे, अब वो भी अपने बहुत सारे इंश्योरेंस पॉलिसी और वो दुनियादारी बेचती है। किसी बैंक वाले को मालूम चल गया कि भैया आपके पास पैसा है, तो दुनिया भर का पॉलिसी बेच बाच के चल देगी वो, ठीक है। लेकिन मेजर जो काम है वो क्या करता है? काम आपसे पैसा लेगा, जैसे इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो एक काम करो, मैं 7% आपको इंटरेस्ट दूंगा, मैं समझ लो क्या हूँ? बैंक हूँ, 7% मैं इंटरेस्ट दूंगा, एफडी करा लो 7 साल 5 साल जो भी है, 1 लाख रुपए उनसे लेके आया, इनको दूंगा 7,000, 7% का। ये थोड़ा जरूरतमंद है, इनको वही 1 लाख रुपए पकड़ा दिया कि आप मेरे को 9% दे दो, तो 2% में कमा लिया। ऐसी बैंक का काम चलता है, ठीक है, यही बैंक का काम होता है, वो 2% में प्रॉफिट कमा लेता है। अब 1 लाख में मत देखना, ये करोड़ों अरबों में ट्रांजेक्शन होता है, तो उतना कमा लेती हो। लेकिन जितना पैसा इनसे लिया उतना ही दे दूं तो भैया अचानक से मांगने आ गए ये, तो भैया मेरा प्राण खा डरेगी प्रिया, दे 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 करके कॉलर पकड़ लेगी, कहाँ से दूंगा उसको पैसा? तो मेरे पास कुछ पैसे बचे भी होने चाहिए। अब ये तो एक ग्रुप हो गया, ऐसे करोड़ों आदमी होंगे, लेकिन ये भी संभव नहीं है कि करोड़ों लोग पैसा नहीं मांगे एक साथ, और ये भी संभव नहीं है कि करोड़ों करोड़ एक साथ पैसा मांग ले, मांगेगा डूब जाएगा बैंक। कुछ लोग मांगे कुछ लोग नहीं, तो भैया कुछ लोग जो मांगेंगे उनको पैसा देने के लिए मेरे पास होने चाहिए पैसा। तो इसीलिए आरबीआई बैंकों को क्या बोलती है कि भैया तुम एक रिजर्व मेंटेन करके रखना, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं उसको, कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, मतलब वो परसेंटेज, वो रेट हो सकता है 4%, 5%, 10%, जितना बोले। टोटल जो तुम्हारे डिपॉजिट का है, अभी फिलहाल सीआरआर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद इसमें आऊंगा। टोटल जो तुम्हारे पास डिपॉजिट है, मतलब जितने लोगों ने, कस्टमर ने तुम्हारे पास पैसा जमा किया है, सपोज 1 लाख किया है, अगर वो सीआरआर 10% बोल दिया, जितना भी रहे, फिलहाल 10 को उदाहरण दे रहा हूँ कैलकुलेशन इजी करने के लिए, 1 लाख का 10%, 10,000 तुमको सीआरआर के रूप में मेंटेन करना पड़ेगा। अब ये 10,000 कैश को कहाँ रखूंगा? अपने पास की आरबीआई के पास, आरबीआई के पास। तो सीआरआर किसके पास रहता है? आरबीआई के पास रहता है, ठीक है। ये किसके पास रहता है? आरबीआई। नाम में ही कैश है, तो सिर्फ इसमें क्या होगा? कैश। गोल्ड हो सकता है क्या?
नहीं हो सकता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कैश। ये इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं हम लोग। कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती है क्या? नहीं। सीआरआर में मतलब टोटल डिपॉजिट हुआ, जैसे उसका जितना भी परसेंट बोले पूरा का पूरा किस में होना चाहिए? कैश में। अपने पास रखेगा, बैंक के पास रखेगा, आरबीआई के पास रखेगा। ठीक है, अपने पास। वैसे ही एसएलआर है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये भी लिक्विडिटी है ना, मतलब इसको लिक्विड कैश मेंटेन करना पड़ता है। लिक्विड कैश क्या होता है? जैसे मेरे पास संपत्ति है, पैसा है, मेरे पास कुछ कैश भी है, 1 लाख रुपए मेरे पास कैश है, नोट है, मेरे पास सोना है, सोना का बिस्किट भी है, मेरे पास बाजू वाला जमीन भी है। मतलब है नहीं, लेकिन बता रहा हूँ, ऐसा लगे मत कि बहुत रईस है। नहीं है नहीं, बस इमेजिन कर रहा हूँ मैं अभी। तो लिक्विडिटी कितनी है उसको देखा जाता है। ये कैश तो भैया तुरंत कैश ही है, इससे काम हो जाएगा। जो गोल्ड है ना, गोल्ड बिस्किट, वो भी तुरंत बिक जाएगा। सुनार के पास जाऊंगा, वो दे देगा उसको पैसा। तो उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है, तरलता ज़्यादा है। ठीक है, क्या तो तरल अनुपात बोलते हैं, ये वाला वर्ड याद नहीं आ रहा है, तरल अनुपात है कुछ, एल, तरलता अनुपात। उसकी तरलता ज़्यादा है, मतलब वो तुरंत पिघल जाएगा। जैसे होता है कुछ का दिल सख्त रहता है, कुछ नरम रहता है, पिघल जाते जल्दी, बस वैसे ही। ठीक है, लेकिन वो जमीन तुरंत बिक पाएगा कि नहीं, उसके लिए कस्टमर ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो वो लिक्विडिटी वाले में काउंट नहीं होता। एसएलआर में क्या होता है? एसएलआर वो रेशियो है, वो परसेंटेज है जो बैंकों को टोटल डिपॉजिट का अपने पास ही रखना होता है। वो आरबीआई के पास नहीं दिवाते। सीआरआर आरबीआई के पास दिवाता है, ये खुद के पास दिवाता है। ठीक है, आवाज़ बस बीच में चेक करते रहना, माइक पूरा चार्ज नहीं है, बीच में आना नहीं चाहिए, है ना। एसएलआर क्या खुद के पास रखती है, खुद के पास। अब ये किस फॉर्म में हो सकता है? ये कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, गोल्ड के फॉर्म में भी हो सकता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में भी हो सकता है। सरकारी प्रतिभूतियां बहुत सारी सिक्योरिटीज बेचती हैं। जैसे सरकार को जब पैसे की जरूरत होती है ना, तो वो लोन नहीं मांगता, एक पेपर दे देगा, ये भैया सिक्योरिटी है, ये 3 लाख का सिक्योरिटी है, 3 लाख रुपए आपसे ले लिए, और उसमें लिखा रहेगा कि भैया 3 साल बाद इसको ले लेना, 3,50,000, आपका 50,000 प्रॉफिट हो गया। तो आपके पास वो 3 लाख दे के आपको क्या मिला? एक कागज का टुकड़ा। वो समझ लो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऐसे समझना। ठीक है, क्लियर। बैंक रेट क्या है? बैंक रेट वो रेट है जिसमें आरबीआई बैंक वाले को देती है लोन, आरबीआई बैंकों को देगी। बैंकों को भी तो कभी जरूरत पड़ सकता है, अचानक से मांग लिए, पैसा नहीं है तो लोन मांग लिए, उनको भी जरूरत पड़ सकता है किसी कारण से, तो आरबीआई से लोन मांगते हैं। लेकिन लोन का परसेंटेज उतना नहीं होता जितना हम लोगों के लिए रहता है। ये बहुत कम अमाउंट पे होता है, एकदम मिनिमम अमाउंट, मिनिमम परसेंटेज रहता है। जिस मिनिमम परसेंटेज पे या एकदम कम परसेंटेज पे आरबीआई किसको लोन देती है? बैंकों को। वो क्या कहलाता है? बैंक रेट। शॉर्ट टर्म लोन रहता है, शॉर्ट टर्म मतलब कुछ कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, ऐसा वाला। हाँ। तो ये 3 चीज समझ गए। अब ये तीनों चीजों का जिक्र इधर होगा, आगे पीछे कहीं न कहीं होगा, उसको मैं बता देता हूँ। नकद आरक्षित अनुपात, कैश रेशो। प्रत्येक सहकारी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में उस समय सम्मिलित सहकारी बैंक नहीं है, भारत में अपने पास नकद आरक्षित के रूप में आरबीआई या राज्य सहकारी बैंक के पास चालू खाते में अतिशेष के रूप में या प्राथमिक सहकारी बैंक की दशा में केंद्रीय सहकारी बैंक या पूर्वोक्त किसी एक या अधिक रूप में इतनी राशि रखेगा जो आरबीआई तय करेगा। सर क्या बोले? सीआरआर तो समझ आया, बैंकों को आरबीआई के पास, उनका पिता एक ही है आरबीआई, इस सोसाइटी का पिता वो भी एक ही है, पिता एक ही होंगे। ठीक है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि जैसे कोई प्राथमिक सोसाइटी है, प्राथमिक सहकारी बैंक है, इन लोगों के ऊपर कौन है? केंद्रीय बैंक। तो ये पैसा केंद्रीय बैंक में भी रखा सकते हैं, आरबीआई में। केंद्रीय है तो ये पैसा कहाँ रखाएगा? नीचे थोड़ी रखाएगा। इसका बाबू कौन? राज्य वाला या आरबीआई? ठीक, समझ आए? कंक्लूजन वही है, वो जिसमें लिखा कुछ भी हो। बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1914, मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1914 के तहत किसी बैंक की अपने पास जितना, ये क्या है भाई, वेतन रखना है उससे कम रखा जाता है तो बैंक, अच्छा ये सीआरआर है, जितना पैसा रखना है ना, जितना सीआरआर मेंटेन करना है उससे कम रखा जाता है तो क्या करेगा? अब तो एकदम स्ट्रिक्ट पॉलिसी होती है आरबीआई की, एकदम स्ट्रिक्ट पॉलिसी होती है कि सीआरआर इतना मेंटेन करना है मतलब करना है, एसएलआर इतना मेंटेन करना है मतलब करना है। नहीं किए तो एक दिन का क्या जुर्माना लेते हैं? बैंक रेट प्लस 3%। 21 दिन आपका सीआरआर कम हुआ ना, मतलब बहुत परेशानी वाली स्थिति है बैंकों के लिए। तो ऐसा कभी कंडीशन ना होने दे। इसका क्या है, लालच के चक्कर में सबको लोन दे देगी तो भैया अपने पास क्या रखेगी, है ना। तो ऐसा रेस्ट्रिक्शन रखना पड़ता है। बैंक रेट क्या होता है मैं बता दिया, प्लस 3%। इतना जुर्माना लगती है, इतना ब्याज ले लेती, समझ लो इतना जुर्माना। सर नहीं समझ आया। जैसे उसको मेंटेन करना था 1 लाख रुपए, उसने मेंटेन किया 50,000 रुपये, 50,000 रुपये कम पड़ गया ना, तो पूरा 50,000 थोड़ी मांग लेगा,
उतने में वही नहीं लेके आ जाए, 50,000 जुर्माना देगा तो वो जुगाड़ करके इसमें 1 लाख कर लेगा उसको। तो 50,000 जो कम पड़ा ना, डेफिसिट हुआ उसका, सपोज बैंक रेट 5 है, उदाहरण के तौर पे 5 है, प्लस 3%, 8% वसूल लेगा उससे एक दिन का। 50,000 का 8%, 400, नहीं 4,000, ठीक है, 4,000 बोलेगा, एक दिन का 4,000 दे रहा। ये तो छोटा फिगर है कैलकुलेशन के लिए। दूसरे दिन हुआ तो दूसरे दिन बैंक रेट प्लस 5% लेगा। तीसरे दिन हुआ, समझ गया भैया एक उठा पड़ गया है, इससे क्या, इसका लाइसेंस ही कैंसिल करो। ठीक, समझ आई बात, बस वही दिया। जितना कम है उतने अमाउंट बैंक दर से 3% अधिक, फिर अगले दिन नहीं जमा करने पर 5%, थर्ड डे जमा नहीं करने पर कार्रवाई किया जाएगा और उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। लेकिन उनको पक्ष करने का समय दिया जाता है। हर जगह भैया कोई भी सामने वाले पे एक्शन ले रहे हैं ना, ये पॉइंट हर जगह कॉमन रहेगा, इसको हर जगह नहीं भी पढ़ोगे फिर भी समझ लेना भैया, सामने वाले को पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। धारा 19, अन्य सहकारी सोसाइटियों में शेयर धारण करने पर निर्बंधन। निर्बंधन मतलब होता है रोक, प्रोहिबिशन। शेयर धारण मतलब शेयर होल्ड करना। अन्य, अदर सहकारी सोसाइटी, अदर कोऑपरेटिव सोसाइटियों में शेयर धारण करने पर निर्बंधन, मतलब किसी दूसरे सहकारी सोसाइटी, उसका भी तो कोई शेयर होगा, उसको लेना है नहीं लेना है, उस पर क्या रोक है वो बताता है। तो कोई सहकारी बैंक, समझना, कोई सहकारी बैंक किसी अन्य सहकारी सोसाइटी में उतना ही शेयर लगा सकता है जितना आरबीआई परमिशन देगा। आरबीआई जितना परमिशन देगा उतना ही शेयर लगाएगा। कौन? सहकारी बैंक। किसमें? सहकारी सोसाइटी में। सहकारी सोसाइटी में सदस्य बन सकता है, सदस्य बना मतलब शेयर ले रहा है उसका एक प्रकार से, इतना शेयर लगाया जितना आरबीआई बोले। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाले में मैं बता रहा हूँ, अभी से ये तुक्का मारने का तरीका है, क्योंकि इतना सारे पॉइंट्स पढ़ोगे कंफ्यूजन रहेगा, याद रहे नहीं रहे। कभी कोई अधिकारी की बात करे या कोई अथॉरिटी की बात करे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाला अगर कहीं पॉइंट आया, उसमें रजिस्ट्रार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ऐसा आरबीआई, ये सब दिया ऑप्शन, ज्यादातर आंसर आरबीआई होगा और कुछ कुछ जगह केंद्रीय बैंक होगा। क्वेश्चन कुछ भी रहे लेकिन ज्यादातर यही है, आरबीआई। देखो ना, सहकारी बैंक के केस में आरबीआई से रिटर्न परमिशन, लिखित अनुमति, जहां दिखा मतलब क्या, आरबीआई। सहकारिता अधिनियम पढ़ोगे तो ज्यादातर रजिस्ट्रार या राज्य सरकार है। अब उसको देख लेना, छाट लेना, कहाँ राज्य सरकार कहाँ। जैसे बचपन में ट्रू फॉल्स करते थे नहीं, मैं ऐसे ही पढ़ता था, 50 ट्रू फॉल्स है तो देख लिए भैया ट्रू कम है कि फॉल्स कम है। जैसे 14 ट्रू वाला है, उसके बाद जो है फॉल्स, तो 14 ट्रू वाले के याद कर लिया, जो उसके अलावा आया फॉल्स। ठीक है, बस वैसे ही इसमें भी कर लेना। लेकिन जरूरी नहीं भैया आरबीआई हर जगह आरबीआई बोलेगा उतना ही शेयर लगाना है। कुछ कुछ केस में ये वाला पॉइंट लागू नहीं होता, परंतु ये उपबंध निम्नलिखित जगह में लागू नहीं होते। उपबंध मतलब होता है प्रोविजंस, तो फॉलोइंग एरिया में ये प्रोविजंस लागू नहीं होंगे, अप्लाई नहीं होंगे। कहाँ? सहकारी बैंक में सहकारी सोसाइटी शेयर लगाता है। सर ये इतना देख के तो ये समझ आ रहा है, यहीं पे तो ये बोले थे कि आरबीआई परमिशन लेगा, लेकिन आगे को पॉइंट जोड़ दिया है, और वो पैसा राज्य सरकार दे। खाली इतना पॉइंट रहेगा तो आरबीआई से परमिशन लेगा, लेकिन जो सहकारी बैंक शेयर लगा रहा है, जो पैसा लगा रहा है सहकारी सोसाइटी में, वो पैसा दे कौन रहा है? अगर राज्य सरकार दे रहा है तो ये आरबीआई से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब जितना चाहे उतना लगा सकता है। ठीक है, राज्य सर आर एस मतलब राज्य सरकार जितना शेयर धारण करना चाहे कर सकता है। केंद्रीय सहकारी बैंक की दशा में उस राज्य सहकारी बैंक के शेयरों का धारण करना जिससे वो संबंध है। ये क्या बोल रहे हैं? 3 अलग अलग स्तर देखे नहीं। केंद्रीय सहकारी बैंक की दशा में उस राज्य सहकारी बैंक के शेयरों का धारण करना जिससे वो संबंध है। इन लोग मिलके एक और ऊपर सोसाइटी बनाते हैं, बैंक बनाते हैं, प्राथमिक वाला इधर, ये इधर, ऐसे बनाते नहीं। तो ये बोल रहा है इस पर कोई रोक नहीं लगेगा। अरे ये जुड़ी तो रहे, सदस्य सब लोग मिलकर तो जुड़ रहे हैं, अलग अलग छोटे छोटे संस्था मिलके, इनके शेयर कैपिटल पे कोई रोक नहीं है। ठीक है, उसको ध्यान रखना। प्राथमिक सहकारी बैंक की दशा में उस केंद्रीय सहकारी बैंक का जिससे वो संबंध है। प्राथमिक मिलके केंद्रीय बना रहा है, केंद्रीय मिलके राज्य वाला बना रहे हैं। ठीक है, तो लोग जुड़ी उसले रहे हैं भैया, शेयर मिल के आपस में काम करें तो उनके शेयर लगाने पे कोई निर्बंधन नहीं है। समझ आई बात को? धारा 20, उधारों और अग्रिम धनों पर निर्बंधन। ये क्या है? देखो, लोन देने का काम कर रहे हैं, लेकिन लालच लालच में क्या नहीं कर सकते, ये पॉइंट पढ़ा दे रहा हूं तब्बू। वो लाए हो मटेरियल बंटवा दो। चीज बिस्कुट, धन्यवाद। और एक आध चिप्स का पैकेट इधर भी दे देना।
मैं अगर मिक्सचर बिस्किट खिला दिया मतलब समझ जाना आप लोग का शोषण होने वाला है, क्लास लंबा चलने वाला है। ठीक है, कोई उठ के भाग मत जाए करके। चलो खाते खाते इधर देख लेना, उधारों और अग्रिम धनों पर निर्बंधन अभी क्या है देखो। जैसे ब्याज, पैसा दोगे उधार दोगे मतलब ब्याज लोगे। अब ब्याज मिल रहे करके लालच में एकदम पूरा दिए पड़े ऐसा नहीं, और उधारी में लेके उधारी दे रहे ऐसा नहीं। ठीक है, ये चीज़ गलत है। क्लियर? कोई गिरवी नहीं रख रहा कुछ सामान तो बिना गिरवी के नहीं दे सकते, रिस्क है नहीं। किसी का अनलिमिटेड दे रहे हो तो रिस्क है, किसी से बिना गिरवी रखे लोन दे दिए तो रिस्क है। कोई सोसाइटी उसके अपने बोर्ड मेंबर है, उनके पास तो ज़्यादा पावर है ना डिसीजन लेने का, निर्णय लेने का। वो अगर अपने ही किसी फैमिली मेंबर को लोन दे रहे हैं तो भी रिस्क है। ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी रख दे तो रिस्क नहीं है भैया, नॉर्मल आदमी देते थे वैसे वो आदमी दे रहे हैं। ठीक है, किसी बाहर कंपनी फर्म को लोन दे रहे हैं लेकिन वो बोर्ड मेंबर किसी न किसी तरीके से वहां से जुड़ा हुआ है, तो समझ लो अपने ही आपको बेनिफिट पहुंचाने के लिए लोन दे रहा है। वो बोला अरे आदमी को लोन नहीं मिल रहा ना, अरे फैमिली को लोन नहीं मिल रहा ना, एक काम करो कंपनी लोन दे सकते नहीं, हाँ कंपनी को लोन दो। लेकिन मालूम चला कि वही उसमें डायरेक्टर के पद पे बैठा हुआ है, मैनेजमेंट का काम देख रहे हैं। समझे क्या बोलना चाह रहा हूँ? बस वैसे ही ये पॉइंट भी बोल रहा है, देखो कोई उधार या अग्रिम धन अपने ही शेयर की प्रतिभूति पर नहीं देगा। ये क्या है? शेयर की प्रतिभूति, प्रतिभूति मतलब वही सिक्योरिटीज है, शेयर सिक्योरिटीज। जैसे आप शेयर लगाओगे ना कहीं तो आजकल तो जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है तो सब ऑनलाइन ही रहता है, बाकी पहले लगाते थे और अभी मिलता है कि नहीं मिलता पता नहीं, लेकिन सर्टिफिकेट रहता है। आप जैसे पैसा लगाओगे ना तो एक शेयर सर्टिफिकेट रहता है सिक्योरिटी, आपने इतना रुपया लगाया हुआ है। तो मैं 1 लाख रुपए लगाया हूँ और उसके ही आधार पे उसी को सिक्योरिटी रख के मैं पैसा नहीं ले सकता, ये बोला जा रहा है। तो पहला रेस्ट्रिक्शन क्या है? कोई उधार या अग्रिम धन, उधार मतलब लोन और अग्रिम धन मतलब एडवांस, कोई लोन या एडवांस अपने ही शेयर के सिक्योरिटीज पर नहीं देगा। जैसे लोन देना होता है तो मैं बोला ना, जैसे घर को गिरवी रखवा रहे हैं, कुछ और गिरवी रखवा रहे हैं, है ना, उसके एवज में ही तो लोन दिया जाता है। वो नहीं दिया है, बोला कि ये जो मैं शेयर्स लगाया था ना भाई उसी के बदले पैसा दे दो, नहीं मिलेगा। बिना गारंटर के लॉज नहीं है, लोन है, लोन नहीं देगा, बिना गारंटर के लोन नहीं देगा। बिना गारंटर नहीं होगा यहाँ पे, बिना गारंटर के साथ साथ ना एक और पॉइंट नोट करना, बिना गारंटी के और सिक्योरिटी के। सिक्योरिटी मतलब जो गिरवी है रहता है ना, पेपर गिरवी रखते हैं वो, तो ऐसे नहीं बंटवाना था, नहीं है ऐसे पास कर देते उन लोग अपन। छोड़ो, सब वो काम कभी कर जैसे छठी वट्टी में कार्यक्रम में ऐसे ट्रे में ऐसे बंटवाते नहीं, लो लो ऐसे। चलो ठीक, तो बिना गारंटी के बिना सिक्योरिटी के लोन नहीं देगा, किसको? बोर्ड मेंबर को। दूसरे को तो देना ऐसी भी रिस्की है, बोर्ड मेंबर को तो और नहीं देगा। ठीक है, क्लियर? बोर्ड मेंबर को नहीं देगा। किसी सरकारी बैंक में कोई फर्म आकर जुड़ा है, उस फर्म को शेयर होल्डर सोसाइटी का निर्देशक है तो नहीं देगा, मतलब बोर्ड मेंबर को नहीं देगा। बोर्ड मेंबर उसका कोई आदमी कहीं और दूसरे फर्म या कंपनी का निदेशक है या उसमें जुड़ा हुआ है उसको नहीं देगा। ऐसी किसी कंपनी को जिसमें सहकारी बैंक के निदेशक बोर्ड का अध्यक्ष उस कंपनी के अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक के रूप में हितबद्ध है, ना कोई सहकारी सोसाइटी या कोई फर्म, कोई ट्रस्ट जिसमें वो बोर्ड का मेंबर डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा है, कोई कंपनी जिसमें बोर्ड का मेंबर डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा है, उन लोगों को लोन नहीं देगा। लोन देगा ही नहीं, क्या देगा? बिना गारंटी के बिना सिक्योरिटी के नहीं देगा, और वो सिक्योरिटी अपना ही शेयर कैपिटल वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ आई बात? सहकारी बैंक में एक माह में कितने लोगों को लोन दिया है या रिजेक्ट किया है उसका विवरण अगले माह के समाप्त होने से पूर्व आरबीआई को देगा। सहकारी बैंक में एक माह में कितने लोगों को लॉस लोन दिया है या रिजेक्ट किया है उसका विवरण, विवरण मतलब होता है डिटेल, अगले माह के समाप्त होने से पहले आरबीआई को देगा। मतलब जैसे जनवरी महीने का ट्रांजेक्शन है, किसको लोन दिया नहीं दिया उसका विवरण मतलब स्टेटमेंट डिटेल, किसको लोन दिया किसको नहीं दिया, किसको रिजेक्ट किया, वो सारी डिटेल जनवरी महीने के फरवरी महीने खत्म होने से पहले देना पड़ेगा। समझ आई बात? ठीक है, 2 मिनट जितना पढ़ाया हूँ उसको सरसरी निगाहों से देखो, ऑनलाइन भी क्लास चलती रहेगी लाइव। 2 मिनट का
ब्रेक है 3 मिनट, आपको समझ आ रहा होगा, 2-3 मिनट आगे बढ़ा के देख लेना, 2-3 मिनट जो ये नोट्स है उसको देख लो। जैसे मम्मी को बोलो ना रोटी जल्दी बना, या भूख लगा थे, और कभी इरिटेट रहती है, ले मोला चावल डाल। चलो, ये तदड़ों का परिहार करने की शक्ति पर निर्बंधन। अच्छा, इससे पहले ये चाहे ऑफलाइन स्टूडेंट हो या ऑनलाइन, टेस्ट सीरीज जाके खरीद लेना, ये अपने फायदे के लिए नहीं, आपके फायदे के लिए। टेस्ट सीरीज बच्चों को लगता है कि इसको अगर मैं प्रमोट कर रहा हूँ तो मॉनेटरी बेनिफिट के लिए, मॉनेटरी बेनिफिट के लिए नहीं, वो 150-200 रुपये में कुछ नहीं होता। उससे ज़्यादा तो टाइपिस्ट का खर्चा हो जाता है, जितना वो टाइप कर रहा है, जितने लोग मिलकर उसको टाइप कर रहे हैं, टेस्ट तैयार कर रहे हैं। ठीक, ये स्टूडेंट जुड़ते हैं, समझ लो, ऑनलाइन उसके लिए। फिलहाल पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज जरूर दिलाना। ये मत इंतजार करना कि भैया मेरा तैयारी हुआ है नहीं हुआ है, बस दिलाना उसको, ठीक है। 20 कम आते हैं। तदड़ों का परिहार करने की शक्ति पर निबंधन है। भैया टाइपिस्ट पीपा के टाइप किए हैं, ये तदड़ों नहीं होगा, ऋणों का होगा। ऋणों का परिहार करने की शक्ति पर निर्बंधन। ऋणों का परिहार, परिहार क्या होता है? आपने ऋण माफी सुनी क्या? अंग्रेजी में एक शब्द सुना है, वे ऑफ। वे ऑफ मतलब पैसा
किसी का छोड़ देना वेव ऑफ बोलते हैं, ठीक है। जैसे कहीं कुछ बिल बना 102 रुपये बना, 100 रुपये देते हो 2 रुपये छूट हो जाता है, वेव ऑफ हो जाता है, ठीक है। कोई लोन नहीं दे पा रहा है, छूट कर दिए, ऋण माफी कर दिया, अभी किसानों को होता है नहीं इधर छत्तीसगढ़ में, तो वो क्या हो गया, वेव ऑफ हो गया। उसी को क्या बोलते हैं, परिहार, ऋणों का परिहार। तो कभी ऐसी दशा कुछ आ जाती है जिसमें लोन माफ करने की जरूरत पड़ती है, चलो भैया ठीक है जीने दो उनको, ऐसा तो लोन माफी कर सकते हैं, लेकिन उस पर कुछ रोक है, निर्बंधन है, रोक है, ठीक है, उसमें भी कुछ प्रोहिबिशन है। तो वही ऋणों का परिहार करने की शक्ति पर निर्बंधन। लोन माफ कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, लेकिन किस किस दिशा में नहीं कर सकते वो बताया, उसी पे तो रोक लगाने की बात कर रहा है। कोई सहकारी बैंक आरबीआई के परमिशन के बिना किसी लॉज, ये पूरे हर जगह लॉज हो गया, लॉज नहीं है, लोन है, लोन का पूरा या आधा माफ नहीं करेगी, पूरा आधा मतलब 1 रुपया भी नहीं छोड़ेगी बिना आरबीआई के परमिशन के। अगर अगर किस केस में, अगर उसके निर्देशकों में से किसी द्वारा दे है, मतलब उसके जो निदेशक है, जो डायरेक्टर हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, उन्होंने ही पैसा लिया है, अपना ही पैसा, नहीं भाई एक काम करते हैं, जरूरी है लोन माफ करना, तो ऐसा नहीं, अपना ही पैसा माफ नहीं करवा सकते, समझा। ऐसे किसी फर्म या कंपनी द्वारा दे है जिसमें उसके निदेशक या भागीदारी है, मतलब कोई कंपनी का लोन माफ नहीं करेंगे अगर भैया वो बोर्ड का मेंबर या निदेशक वहीं जुड़ा हुआ हो। ऐसी किसी कंपनी फर्म जिसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष निदेशक हो, कोई फर्म, कोई ट्रस्ट, कोई सोसाइटी, सारी चीज समझ आए, मतलब पर्सनल बेनिफिट नहीं पहुंचा सकते। जैसे लोन देने पर जिनके ऊपर रोक लगा था ना, बिना सिक्योरिटी बिना गारंटी के लोन नहीं दे सकते थे बोले, वैसे ही लोन माफ भी नहीं करेंगे अगर आरबीआई ने परमिशन नहीं दिया तो, डायरेक्ट नहीं, आरबीआई परमिट कर दिया तो कर सकते हैं। आरबीआई को लगता है कि ये भी नॉर्मल कस्टमर है, जैसे बाकी लोग का माफ किया गया ऐसे इनका भी कर सकते हैं, तो वेव ऑफ कर सकते हैं, समझा। सहकारी बैंक द्वारा अग्रिम धनों के लिए दिए जाने का नियंत्रण करने की रिजर्व बैंक की शक्ति। सहकारी बैंकों द्वारा अग्रिम धनों के लिए दिए जाने का नियंत्रण करने की किसको शक्ति, आरबीआई की, मतलब आरबीआई के पास पावर है ये कंट्रोल करने की, किसको कंट्रोल करने की, सहकारी बैंकों को बताने की, कंट्रोल करने के लिए कि भैया तुम इतना लोन, इतना एडवांस देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना, ठीक है। तो जितना आरबीआई डिसाइड करेगा उतना ही लोन या एडवांस सहकारी बैंक दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, सीमा बता देगा इसको देना है, इतना देना है, उससे ज़्यादा नहीं देगा, ठीक है, लालच के चक्कर में। बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंकों का अनुज्ञापन, लाइसेंस ऑफ बैंकिंग कंपनी एंड कोऑपरेटिव बैंक। लाइसेंस, अनुज्ञापन मतलब लाइसेंस, धारा 22 में बताता है लाइसेंस। लाइसेंस जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है, किसके पास है, आरबीआई। मैंने बोला बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ोगे, जो मेन अथॉरिटी रहती है किसके पास पूछा जाए तो आरबीआई, ठीक है। आरबीआई ज़्यादातर जगह मिलेगा, कहीं अलग मिले कहीं कोने काने में तो उसको देख के समझ लेना, बाकी ज़्यादातर आरबीआई में। कोई भी सरकारी बैंक भारत में कार्य करना चाहता है तो आरबीआई से परमिशन लेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज मेरे को लग रहा है कि ये कोचिंग के साथ बाजू में बैंक खोल लेता हूँ, ऐसा नहीं, ठीक है, नहीं हो पाया। बैंककारी विधि या सहकारी सोसाइटी को लागू होना, अधिनियम 1965, ये क्या पॉइंट बोलता है, किसी सहकारी सोसाइटी को, सहकारी बैंक में 2 सोसाइटी में से एक अलग ही पॉइंट है, ये अलग धारा होगा, हाँ ये अलग पॉइंट है, ये पॉइंट क्लियर। बैंककारी कंपनी सहकारी बैंक को अनुज्ञापन लाइसेंस कौन जारी करता है, आरबीआई। दूसरा पॉइंट क्या है, बैंककारी विधि या सहकारी सोसाइटी को लागू होना, अधिनियम 1965, किसी सहकारी सोसाइटी की को सहकारी बैंक में 2 सोसाइटी को एक में या एक सोसाइटी को अलग अलग करना हो तो आरबीआई से 3 महीने के अंदर लाइसेंस लेना होगा। सर क्या पॉइंट है, धारा 22 लाइसेंस की बात करता है, ठीक है, किसकी बात करता है, लाइसेंस की। इसको मैं ऐसे याद किया हूँ, 2 लाइसेंस दो, ऐसे मांगोगे लाइसेंस तो लाइसेंस मांगेंगे, 2 लाइसेंस दो, 2 22। वैसे ही कोऑपरेटिव वाले में भी याद कर लिया, 2 क्या दो, वोट दो, जैसे नेता मांगते हैं देवे वोट देवे, शाम में तोरे घर पहुंच जाइए, ऐसे। इधर चुनाव, गांव में सरपंच और पंच का चुनाव देखें भाई, रातों रात फैसला बदल जाता है, ठीक है, जो अच्छा ब्रांड दे दिया वोट उधर, ठीक है। तो बस वैसे ही 2 करके इधर 22 में लाइसेंस है और उधर कोऑपरेटिव वाले में याद करना वोट है, सदस्यों का मत, ठीक, याद आ रहा है क्या, चलो नहीं आ रहा होगा तो लाइसेंस की बात करता है। लाइसेंस में 2 पॉइंट याद रखना, क्या 2 पॉइंट याद रखोगे, पहला पॉइंट कि बैंकों को कोई काम करना है, बैंक वाला कोई काम करना है, आरबीआई जारी करेगा लाइसेंस, आरबीआई से परमिशन देना पड़ेगा। दूसरा, जैसे हमने धारा 16 में पुनर्गठन पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ, इसके धारा 16 नहीं, कोऑपरेटिव एक्ट 1960, उसमें धारा 16 में पुनर्गठन देखे थे, ठीक है। अब उसका कैसे याद किया मत पूछना गठन से गठान याद कर लिया, कहाँ गठन हो पूछना, तो 16 में क्या है, गठन है,
पुनर्गठन। तो पुनर्गठन कैसे किए थे, एक को दूसरे में मिला दिए, तोड़ के बना दिए, ऐसे टाइप से कुछ देखे थे, याद आ रहा है ना? वैसे ही कुछ मिलता जुलता इसमें पॉइंट है कि बैंक सहकारी सोसाइटी का, सहकारी बैंक में 2 सोसाइटी को एक में कर दिए, एक को तोड़ के 2 में कर दिए, ठीक है। तो आरबीआई से 3 माह के अंदर लाइसेंस लेना होगा। जैसे वहां एक सोसाइटी थी, उसको 2 में ब्रेक किए, मतलब अब दोनों अलग अलग यूनिट के रूप में काम कर रही है, तो पुराने वाले का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता था, दूसरे का नया का रजिस्ट्रेशन मिलता था, रजिस्ट्रार जारी करता था। वैसे यहाँ कौन जारी करेगा, आरबीआई। कब, 3 माह के अंदर, ठीक है, बनने के 3 माह के अंदर, इस बात को याद रखना। 22 का क्या है, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को रिजर्व बैंक द्वारा अनुदत्त अनुज्ञप्तियों का विधि मान्यकरण। आरबीआई ने लाइसेंस दिया, उसमें न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, आरबीआई द्वारा बनाई गई विधि फाइनल होगी। विधि मान्यकरण मतलब उसका वैलिडेशन बोल सकते हो, किस स्तर तक वैलिड है, कोई और उस पर आपत्ति कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो देखो आरबीआई ने जिसको जो लाइसेंस दे दिया वही फाइनल है। अब इसको आप पढ़े नहीं रहोगे, ये हल्का फुल्का ऊपर ऊपर से पढ़े रहोगे और एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, उसके लाइसेंस को चुनौती दी जा सकती है, अपील किया जा सकता है, ऐसा कुछ पॉइंट आएगा, उसमें ऑप्शन देगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो आप पक्का उसको सुप्रीम कोर्ट मार सकते हो। कोर्ट में तो हर मैटर को ले जा सकता है, हर मैटर को नहीं ले जा सकता, ठीक है। तो याद रखना आरबीआई ने जो बोल दिया वही क्या है, फाइनल है। एकदम ज़्यादा लोड लग रहा है क्या? हाँ बोलते तो भी कोई ऑप्शन नहीं था आपके पास, ठीक है, ना बोलो तो ही बेहतर है। नए कारोबार के स्थान खोलने और विद्यमान कारोबार के स्थानों को अंतरण करने पर निर्बंधन, ठीक है। नए कारोबार के स्थान खोलने और विद्यमान या वर्तमान कारोबार के स्थानों का अंतरण करने पर निर्बंधन। नए कारोबार, न्यू बिजनेस के स्थान खोलने, मतलब खोलने को और का अंग्रेजी में बताऊं, विद्यमान कारोबार मतलब जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके स्थानों का अंतरण मतलब ट्रांसफर, नए जगह बिजनेस खोल रहे हैं और जो पुराना वाला है उसका ट्रांसफर कर रहे हैं, उस पर रोक, निर्बंधन मतलब रोक, प्रोहिबिशन है उस पर। क्या रोक लगा है, तो वही बिना किसके परमिशन, आरबीआई। जहां देखे मैंने बोला आरबीआई, आधा प्रॉब्लम तो यहीं सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आरबीआई के परमिशन के बिना कोई सरकारी बैंक नया कारोबार नहीं खोलेगी, ठीक है, वो तो समझ आता है। और कार्यरत कारोबार का स्थान नगर, नगरी, ग्राम के बारे नहीं करेगी, ये होगा चेंज नहीं करेगी, ट्रांसफर नहीं करेगी, के बाहर नहीं करेगी, मतलब अपना नगर, अपना ग्राम, अपने जिस कार्य क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, जो उनका वर्किंग एरिया होगा, उसके बाहर दूसरे जगह ट्रांसफर नहीं करेगी बिना आरबीआई के परमिशन के, वहीं तक सीमित रहेगी। परंतु इस उपधारा की कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी। प्रोविजन क्या कहता है कि अपना बिजनेस नया नहीं खोलेंगे जब तक आरबीआई का परमिशन नहीं मिलता, अपना बिजनेस का प्लेस ट्रांसफर नहीं करेंगे जब तक आरबीआई परमिशन नहीं देता। लेकिन ये जो दोनों पॉइंट बोले, दो पॉइंट देखे, वो कहाँ लागू नहीं होगा, किसी प्रदर्शनी, सम्मेलन या मेले के अवसर पर तथा अन्य वैसे ही अवसर पर जनता को बैंककारी सुविधा उपलब्ध करने के प्रयोजन से है, तो वह 1 माह तक ऐसा कर सकती है। मतलब क्या हुआ, आरबीआई की परमिशन लेना इधर तो जरूरी है, ये तो समझ आता है। लेकिन जैसे देखना, जहाँ जहाँ भीड़ वाला एरिया होता है, जैसे झूला मेला मड़ाई में गए, जाते हो, ठीक है, कितना भीड़ रहता नहीं, तो आसपास गुपचुप चाट के बाजू में एक और ठेला वाला रहेगा, लोन देने वाला, फाइनेंस कंपनी, जो पकड़ पकड़ के आपको जरूरत नहीं है फिर भी मतलब, क्रेडिट कार्ड वाला रहेगा, डेबिट कार्ड वाला रहेगा, ठीक है। कहीं भी जाओ जहाँ भीड़ भाड़ इलाका रहेगा ना, तो वहाँ मिलेगा ही आपको ऐसे लोग, ठीक है। तो वैसा तो कोई स्टॉल लगाना चाह रहे हैं, वैसा कोई अपना प्लेस चेंज करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं, ऐसे मेला मड़ी वाले केस में, उसमें आरबीआई का परमिशन नहीं लेगा। लेकिन एकदम नहीं कि वहीं बस गए, ऐसा भी नहीं। कितने महीने तक, 1 महीने तक, ठीक है, 1 महीने तक, 1 माह है, 1 महीने। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है तो उसको मैं करते ही चल रहा हूँ। केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के अंदर शाखाएं खोलने या उन शाखाओं के स्थान का अंतरण करना। अगर केंद्रीय सहकारी बैंक अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत, अपना वर्किंग जो एरिया रहेगा, केंद्रीय सहकारी बैंक जो जिले स्तर पे है, उसका कार्य स्तर हो सकता है 1 जिले तक, कहीं भी तक सीमित हो, उसमें अगर कोई नया ब्रांच खोल रहा है ना, कोई नया ब्रांच, शाखाओं मतलब ब्रांच, तो खोल सकता है उस, तो उससे आरबीआई परमिशन नहीं लेना पड़ेगी। आप बात देख रहे हैं ना, कहाँ कहाँ ये प्रोविजन लागू नहीं होगा, तो मेला मड़ई में गए लागू नहीं होगा। केंद्रीय बैंक अपने आसपास के क्षेत्र में ही, अपने क्षेत्र अंतर्गत अगर खोले तो लागू नहीं होगा, आरबीआई से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। प्राथमिक सहकारी बैंक के अलावा अन्य कोई सहकारी बैंक को अन्य जगह पर शाखा खोलना है, उसके लिए आवेदन आरबीआई और नाबार्ड को भेजना पड़ेगा। आवेदन इसको देंगे और परमिशन तो आरबीआई ही देता है। प्राथमिक सहकारी बैंक के अलावा अन्य कोई सहकारी बैंक को अन्य जगह पर शाखा खोलना है, उसके लिए आवेदन आरबीआई से लगेगा।
ठीक है, समझिए। आस्तियों की प्रतिबुद्धि बनाए रखना, आस्तियों एसेट्स होता है कि प्रतिशतता बनाए रखना, प्रतिबुद्धि नहीं, प्रतिशतता बनाए रखना, मतलब एसएलआर मेंटेन करना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर में क्या इन्वॉल्व रहता है? ओनली कैश। एसएलआर में कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। एसएलआर, यहां पे एक प्रोविजन लिखा हुआ है, एसएलआर जितनी बैंक की पूंजी है उसके 40% से ज्यादा नहीं हो सकती। एसएलआर जितनी बैंक की पूंजी है उसके 40% से ज्यादा नहीं हो सकती, यहां लिख दिया। सीआरआर के बारे में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं, ठीक है, लेकिन एसएलआर के बारे में लिखा है, मतलब 0 से 40% रहेगा। 0 से और थोड़ी कम रहेगा, नहीं भाई मेरे से पैसा ले जाओ थोड़ी, ठीक। तो 0% से क्या 40%, उससे ज़्यादा नहीं हो। कोई भी सहकारी बैंक जितना आरबीआई तय करेगी उतना ही एसएल रहेगा, वो आरबीआई तय करती है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सारी कौन डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करता है। इन लोगों के लिए भी वही आरबीआई डिसाइड करती है। एसएलआर का विवरण महासमाप्त होने के 20 दिन के अंतर्गत, इसको ध्यान रखना, ये पॉइंट जो बता रहा हूं उसको ध्यान रखना। देखना आधे से ज्यादा जगह आपको जब दिन वाली बात आए ना, पढ़ सब लिए रहते हैं, मैंने बोला पढ़ना अलग चीज हो जाता है, याद रखना अलग चीज होता है। एग्जाम 21 दिन पढ़ोगे, 30 दिन पढ़ोगे, अभी कोऑपरेटिव एक्ट में इतने जगह 30 दिन, 30 प्लस 45 दिन, फिर 15 दिन, फिर 2 महीना, कहीं 21 दिन, कहीं 30 दिन, कहीं 2 महीने, इतना सारा कंफ्यूजन रहेगा। पढ़ सब लिए रहोगे, लेकिन वहां जब 4 ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा, नहीं बनेगा। मतलब उसी चीज को अगर आप सहूलियत बना लेते हो अपना, तो शायद दूसरे से ज्यादा मार्क्स लेके आ पाओ। तो यहाँ ध्यान आकर्षण इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ 20 दिन है, और यही थोड़े दिन नीचे आपको 30 दिन मिलेगा, ये 20 दिन और ये 30 दिन, ठीक है। किस केस में 20 दिन और किस केस में 30 दिन रखना? एसएलआर का विवरण, जो एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है ना, सीआरआर एसएलआर, सीआरआर तो आरबीआई के पास ही जा रहा है, पैसा तो वहीं जा रहा है, तो जाएगा तो भैया रिपोर्ट देगा, इतना पैसा जमा कराता हूँ, तो रिपोर्ट तो जाता ही है। एसएलआर को खुद के पास रखना होता है, तो खुद के पास रख रहा है नहीं रख रहा है उसका मेंटेन करेगा ना रिकॉर्ड। आरबीआई कैसे मालूम चलेगा इतना पैसा रखे हो? सीआरआर तो आरबीआई के पास ही आ रहा है, एसएलआर तो खुद के पास रख रहा है, तो उसका डिटेल भेजना होता है किसको? आरबीआई को। कब भेजना होता है? एसएलआर का विवरण महासमाप्त होने पर 20 दिन के अंदर, मतलब जनवरी जैसे महीना खत्म हुआ उसके 20 दिन के अंदर आरबीआई को भेजना होगा, जिसमें उस माह के प्रत्येक दूसरे शुक्रवार को विवरण भेजा जाएगा। प्रत्येक दूसरे शुक्रवार को विवरण भेजा जाएगा, पहला शुक्रवार आएगा हफ्ते का, उसके बाद के दूसरे शुक्रवार को विवरण भेजा जाएगा, ठीक है। 20 दिन वाला याद रखना, और शुक्रवार का डेट याद रखना, ऐसे मंगलवार शुक्रवार ऐसे नहीं पूछेगा, 20 दिन वाला याद रखना। प्राथमिक सहकारी बैंक के अलावा अन्य बैंक इसकी कॉपी राष्ट्रीय बैंक को भी भेजेंगे। प्राथमिक सहकारी बैंक के अलावा अन्य बैंक इसकी कॉपी राष्ट्रीय बैंक को भी भेजेंगे, ठीक, उसको ध्यान रखना। आरबीआई जितना एसएलआर डिसाइड कर देता है उससे कम होने पर जुर्माना लगेगा। कितना जुर्माना लगेगा? जो सीआरआर का याद है ना, अगर उसका याद है तो समझ लेना एसएलआर का भी याद है। सीआरआर अगर मेंटेन नहीं कर पाता है तो पहले दिन बैंक रेट प्लस 3% का जुर्माना लगेगा। किस पे? जितना मेंटेन नहीं कर पा रहा उस पे। दूसरे दिन नहीं कर पाया तो 5%, बैंक रेट प्लस 5%। तीसरे दिन लाइसेंस पे बात आ जाएगी, ठीक है, तो वही सेम पॉइंट है। अब बैंकों को 30 दिन के अंदर जुर्माना की राशि जमा करना होगा जिस दिन उन्हें इन्फॉर्म किया गया हो। अब एसएलआर का डिटेल महीना खत्म होने के 20 दिन बाद भेजना है, लेकिन उसमें पाया गया कि भैया तुम कम मेंटेन किए हो, तो आरबीआई बोलेगा तुम्हारे ऊपर मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ, चार्ज फाइन ठोक रहा हूँ। जिस दिन उसको फाइन ठोकेगा बताएगा उसको कि फाइन ठोक रहा हूँ, उस दिन से 30 दिन के अंदर उसको जुर्माना पटाना पड़ेगा। एक दिन किसी दिन डिले हो गया, उसका वजह से चार्ज काट लिया, मतलब बोला कि भैया तुमको इतना पैसा पटाना पड़ेगा, फाइन पेनल्टी देना पड़ेगा, तो जिस दिन बताया उसके 30 दिन के अंदर पे करना है। तो ये 20 दिन और 30 दिन क्या क्या है याद रहेगा ना। चौबीस का छूट देने की शक्ति, आरबीआई चाहे तो एसएलआर और सीएलआर में सहकारी बैंक को छूट दे सकता है राजपत्र में अधिसूचना देकर, ठीक है। धारा 26, उन निक्षेपों की विवरणी जिन पर कोई दावा नहीं किया गया है, ठीक। हाँ, धारा 26 है ना, हर चीज हर पॉइंट उसमें लागू नहीं होगा। अब धारा 26 में ये पॉइंट है, कई लोग पैसा जमा किए हैं ना, कोई परिवार है पैसा जमा करता है, तो जरूरी नहीं हर बार अपने फैमिली की ढिंडोरा पीटे बताए, लेकिन वो चाहता है कि क्या भैया
कि मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली वाले को पैसा मिल जाए, नॉमिनी बना देते हैं। लेकिन कभी कभार उसको दावा करने वाला कोई नहीं मिलता। ऐसी कोई LIC ले लेगा, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेंगे, और उसके मरने के बाद वो पेपर को कहाँ गोंज के रखे मालूम नहीं। जीते जी मालूम नहीं होने देना चाहता है कि भैया मेरे पास इतना पैसा है, लेकिन मरने के बाद तो देना पड़ेगा। तो कई सारे ना पैसे ऐसे ही रहते हैं, मतलब ऐसे ही पड़ रहते हैं, उसका कोई क्लेम करने वाला नहीं होता। ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं इंसान मर ही गया हो, कुछ और कारण से उसके पास वो मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, डिटेल नहीं दिखा रहा है। तो ऐसी किसी बैंक में पैसा रखा हुआ है, याद रखना। ऊपर एक जगह पढ़े थे 7 साल, कहाँ पढ़े थे 7 साल? क्या पढ़े थे वो बताओ, 7 साल क्या? कि संपत्ति, अगर संपत्ति के एवज में गिरवी रख के अगर लोन लिया है और नहीं पटा रहे तो 7 साल वेट करेंगे। ऐसा नहीं एक दिन लेट हुआ घर द्वार बेच खा गया, ऐसा नहीं। 7 साल वेट करेंगे। ये क्या है? ये अकाउंट्स का मामला है, खाते का। खाते में कोई पैसा रखा हुआ है, 10 साल तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा है, कोई च्यू चाव नहीं हो रहा है, चिटपोट नहीं कर रहा है, तो 10 साल बाद उसके अकाउंट को सीज कर देंगे, मतलब उसका पैसा जब्ती हो जाएगा। उसको कुछ नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ब्याज। ठीक है, 10 साल में कुछ तो मिलेगा ना भैया, पैसा ब्याज तो बनते रहता हुआ। 10 साल तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा ना, ट्रांजेक्शन के नाम में सिर्फ इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, इंटरेस्ट का पैसा दे देंगे और इंटरेस्ट वो मेन अमाउंट जब्ती हो जाता है। लेकिन अगर वो आ नहीं रहा तो भैया इंटरेस्ट कोई लेने क्यों आएगा? ठीक है, तो पता ढूंढ ढांड के खोज खाज के निकालेंगे, उसको पताल से दे देंगे। और नहीं खोज पाए पताल से तो उसके बारे में मेरे कहीं नहीं मिला। क्यों बता रहा हूँ, इससे पहले आप डाउट पूछ लो, हमें बता दिया। ठीक है, तो उसको इंटरेस्ट बता देने का प्रावधान है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो जब्त करने का प्रावधान है। अब जो पैसा जब्त किया उसको कौन करेगा? मैनेजर खा जाएगा क्या? नहीं, एक और फंड होता है। वो फंड किस लिए होता है? जो कस्टमर हैं उनको जागरूक करने के लिए, कि जैसे भैया ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है। अभी तो देखो कितना, जब शुरुआत में पेटीएम, फोन पे, ये तो हमारे रहते रहते ये नया मेथड है ना, स्कैन कर करके, और शुरुआत में कितना इतनी अच्छी फैसिलिटी देने के बावजूद सोचो अभी आपको कैशबैक मिलता है क्या? नहीं मिलता होगा। वो सिर्फ स्क्रैच कार्ड मिलता है खाली। वो मेरे को देखने से ऐसा लगता है बचपन में ऐसे मैं लॉटरी टिकट खींचता था, इधर मामू ठेला, चेहरा पहचान और वो अलग अलग है, स्क्रैच खींच खींच के थक गए, पैसा इतना हार गया उसमें, कुछ नहीं निकलता था। बस वैसे ही अभी का हाल हो गया कूपन कोड में। फैसिलिटी आपको मिल रही है, सुविधा आपके लिए है, आपके आसान करने के लिए, लेकिन आप ही को पैसा देना पड़ रहा है। कैशबैक का मामला तो ही हो गया। लेकिन इंसानों को लालच तो ही आता है, कैशबैक होना करके कम से कम ट्राई तो करो बे, 10-20 रुपये लेने के लिए। तो करा तो उसको अच्छा लग गया, यार ये तो अच्छा सिस्टम है यार। तो एक प्रकार से आपको जागरूक किए कि नहीं किए हैं? एडवर्टाइज कर करके इतने सेलिब्रिटी लोग को बुला बुला के एडवर्टाइज कर रहे हैं, वो फोकट में थोड़ी नहीं करेगा, पैसा लगेगा। तो एक उदाहरण दे रहा हूँ। वैसे ही अपने कस्टमर को जागरूक करने के लिए ना इन लोग एक फंड मेंटेन करते हैं कि भैया उनको सिखाना है, सेमिनार लगाना है, शिविर लगाना है। तो फ्री शिविर आपके लिए हो सकता है भैया, उसके लिए थोड़ी ना है। तो वो खर्चा करेगा, फंड रहता है ना, इसका पैसा जो जब्ती होता है उसी में चल देता है। समझ आई बात? उन निक्षेपों की विवरणी जिन पर कोई दावा नहीं किया गया। निक्षेपों मतलब डिपॉजिट्स, वो डिपॉजिट्स का डिटेल, विवरणी मतलब डिटेल्स जिन पर कोई दावा नहीं किया गया। दावा मतलब क्लेम, कोई क्लेम नहीं कर रहा है। तो क्या बोल रहा है? सहकारी बैंक में अकाउंट ओपन है लेकिन 10 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, तो सहकारी बैंक हर कैलेंडर वर्ष के समाप्त होने के बाद, कैलेंडर वर्ष ध्यान रखना, देखो फाइनेंशियल वर्ष और कैलेंडर वर्ष अलग होता है। फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च। कैलेंडर ईयर बोल दिया तो कहाँ से चालू होगा? 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। और आरबीआई वाला अलग चलता है, कहाँ से? 1 जुलाई से 30 जून, है ना, 31 नहीं 30 जून। ठीक है, तो कैलेंडर ईयर बोला, कैलेंडर ईयर समाप्त होने के पश्चात 30 दिन के अंदर इसकी जानकारी आरबीआई को देगा, और आरबीआई बोलेगा तो जब्ती कर देगा। 10 साल तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं होने पर आरबीआई पैसे को जब्त कर लेगी और खाताधारक की जमा पैसा के इंटरेस्ट को बस पे करेगी। प्राथमिक सहकारी बैंक से भिन्न सहकारी बैंक राष्ट्रीय बैंक को भी विवरण की एक प्रति भेजेगी। प्राथमिक सहकारी बैंक से भिन्न कोई और दूसरी बैंक है, वो राष्ट्रीय बैंक को भी भेजेगा। आरबीआई को तो भेजेगा ही डिटेल, इसको भी भेजेगा। 26 का में निक्षेपकी शिक्षा और जागरूकता निधि की स्थापना। ठीक है, आसान भाषा में बताऊं, जो निक्षेपकी क्या है पता नहीं, डिपॉजिट वाला है। तो एक शिक्षा और जागरूकता निधि की स्थापना। अच्छा, ये ना निक्षेप करता होगा, निक्षेपते नहीं होगा। एक तो ऐसी हिंदी कमजोर है, उसमें लोग ऐसे लिख रहे हैं, निक्षेप करता है, डिपॉजिटर्स। तो डिपॉजिटर्स के लिए शिक्षा और जागरूकता मतलब उनके एजुकेशनल और अवेयरनेस के, एजुकेशन के लिए और अवेयरनेस के लिए निधि की स्थापना। निधि मतलब फंड।
उनके लिए एक अलग से फंड बनाएगा, ठीक है। उस फंड में अपना पैसा डालेगा, और अपना नहीं डाल रहा, यहाँ से तो पैसा आ रहा जो जब्ती वाला अमाउंट है। आरबीआई निक्षेप करता मतलब डिपॉजिटर के शिक्षा और जागरूकता निधि के नाम से ज्ञात निधि की स्थापना करेगा, ओके, नाम से एक निधि की स्थापना करेगा, और 10 साल तक कोई लेन देन नहीं हुआ तो उस पैसे को आरबीआई जब्त कर लेगी और इसी में डाल देगी, ठीक है। जब्त करने के 3 महीने वेट करेंगे, 3 महीने के भीतर इस पैसा को इस फंड में डाल देगा, यूज करेगा। धारा 27 मासिक विवरणियों तथा अन्य विवरणियों और जानकारी मांगने की शक्ति। कौन मांग सकेगा? मंथली स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट है, आरबीआई मांगेगा, ठीक है। कोई भी जानकारी आरबीआई कभी भी मांग सकता है और उसकी जानकारी अगले माह के अंत तक जमा करना होगा, ठीक है। जानकारी प्रकाशित करने की शक्ति किसके पास होगी? आरबीआई के पास। आरबीआई और राष्ट्रीय बैंक, मतलब जैसे कोई डिटेल डालना है न्यूज़पेपर में, कोई मैगजीन में, कहीं पब्लिश करना है, आरबीआई। लेखा और तुलन पत्र, अकाउंट्स एंड तुलन पत्र मतलब बैलेंस शीट, अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। आरबीआई का लिखा था 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। जून के 30वें दिन समाप्त होने पर हम होने वाले प्रत्येक वर्ष को अपना बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट वर्ष के अंतिम दिन में आरबीआई को भेजा जाएगा, उस फॉर्मेट में बना होगा जिस फॉर्मेट में अनुसूची 3 में बताया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको एक ठोक चैप्टर में बताऊंगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन उसको बताने से पहले मैं बताया था कि भैया नॉर्मल ट्रेडिंग कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए रहती है, लेकिन हर किसी का प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दिखाने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट देखे होंगे उसका फॉर्मेट। अब जो बैंकों को जिस फॉर्मेट में प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है ना, वो कहाँ दिया है? अनुसूची 3 में दिया है, उसी फॉर्मेट में बना के देगी। किसको देगी? आरबीआई, ठीक है। सहकारी बैंक क्या बनाती है? बैलेंस शीट एंड, ये एंड होगा, पीएनएल अकाउंट बनाती है। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, कोई ट्रेड नहीं कर रहा है, माल लेके बेच नहीं रहा है, ठीक है। क्या क्या बनाती है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बैंक सहकारी बैंक निम्नलिखित चीज़ों का डिटेल रखती है या बनाती है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आपको लेना पड़ेगा ए और बी दोनों, बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट क्या होता है? जो अच्छा जानकार है ना, वो बैलेंस शीट देख के समझ जाएगा कि कंपनी की स्थिति क्या है, ठीक। सारी एसेट्स लायबिलिटी को जज करेगा, देखेगा, वो समझ जाएगा इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अब जब बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, बहुत सारी टीम लगी होती होगी उसमें बना के भेजने के लिए। तो कुछ भी अपने, पहली बात तो कोई भी फॉर्मेट में नहीं बनाना है, जो आरबीआई डिसाइड करके भेजा है, मतलब अनुसूची 3 में जो है उसमें भेजेगा, अनुसूची 3 में जो फॉर्मेट है उसमें भेजेगा। अब भेज देगा, वो भेज दिया और वो मान लेगा कि नहीं, या कोई भी कर्मचारी चपरासी वपरासी बनाने बोल दिया और उधर भेज दिया, ऐसा नहीं, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो जिम्मेदारी कौन लेते हैं? जो डायरेक्टर्स लोग रहते हैं ना, निदेशक लोग रहते हैं, उन लोग लेते हैं जिम्मेदारी। जिम्मेदारी मतलब कैसे जिम्मेदारी लेंगे? साइन करके भेजेंगे, मतलब भैया जो बन रहा है सब सही बन रहा है ना, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, कुछ होगा तो मेरे ऊपर एक्शन कर लेना। तो क्या लिख रहा है? बैलेंस शीट में बैंक के प्रबंधक या प्रधान अधिकारी द्वारा, जहां उस बैंक के 3 से अधिक निदेशक हैं वहां कम से कम 3, नहीं तो जहां 3 से कम है वहां सभी निदेशक का साइन करना होगा। मतलब बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट जो है उसमें साइन करेंगे। जैसे 10 डायरेक्टर है तो ऐसे साइन करने के लिए जगह रहेगा, 10 में से 3 लोग साइन करें, कम से कम 3, ज्यादा 10 के 10 चाह रहे हैं साइन फंसाना, फंसा सकते हैं। लेकिन यहाँ जहां 10 नहीं है, 2 ही है, तो कितने लोग? दोनों लोग का साइन रहेगा, वो बोलना चाह रहा है, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा पॉइंट, ठीक, जान लेना। केंद्रीय सरकार अपने फॉर्मेट को चेंज कर सकती है, अगर करती है तो कम से कम 3 महीने पहले बैंक को राजपत्र अधिसूचना द्वारा इन्फॉर्म करना होगा, राजपत्र में प्रकाशित करेगा और 3 महीने पहले कम से कम सूचना देगा। अचानक नहीं, भैया नहीं इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, दूसरे फॉर्मेट में, तो ऐसा नहीं। सभी बैंक उसी फॉर्मेट में बैलेंस शीट और प्रॉफिट अकाउंट बनाते हैं, ओके। अब आता है ऑडिट। क्या ऑडिट? इसका धारा भी याद रखना, 30। संपरीक्षा, संपरीक्षा मतलब होता है ऑडिट, धारा भी याद रखना 30। इसको ऐसे याद कर लिया भैया, जब ऑडिट होता है ना तो अच्छे अच्छे का 30 निकल जाता है, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, 30 बोल रहा हूँ ना, लेकिन जो सुने वही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऑडिट वाला धारा किस में है? धारा 30, 30 में, 30 में नहीं, धारा 30 में। आरबीआई चाहे तो लोकहित या सहकारी बैंक या उसके निक्षेप करता हूँ, निक्षेप करता मतलब क्या है? के हित में ऐसा करना आवश्यक लगता है उसको, तो आरबीआई किसी भी सहकारी बैंक की लेखाओं का स्वयं जांच करवा सकता है।
आरबीआई किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करेगा संप्रेक्षक की जांच करने के लिए, और वह व्यक्ति कभी भी जाकर जांच कर सकता है। आरबीआई द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार संप्रेक्षण करने में वह सहकारी बैंक द्वारा वहन किया जाएगा। ओके। ऑडिट की बात कौन से धारा में? धारा 30 में। कौन करवाएगा? आरबीआई। आरबीआई चाहे तो लोक हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में से ऑडिट करना जरूरी होता है। भैया प्रॉफिट लॉस बैलेंस अकाउंट बना तो दिए, जैसे बैलेंस शीट ये सब में ना टैली होता है, इधर इधर बराबर अमाउंट रहते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में टैली होता है। कोई अकाउंट बनाओगे, कॉमर्स स्टूडेंट देखेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट मैच करता है कि नहीं करता? ठीक। लेकिन जब मैं 11th 12th पढ़ता था, मैं ही क्या, हर स्टूडेंट वैसे ही करता था। होगा जैसे वो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, बैलेंस शीट मैच नहीं हो रहा है, साला कहाँ क्या गलती हो गया छोड़ गया, और लंबा चौड़ा सब प्रोसेस होकर लास्ट में आता था, देख रहे टैली नहीं हो रहा है, तो क्या कर रहा, इधर जिधर ना लिखे उतना बाजू में लिख दिया, बाकी बीच में जो तुमको लिखना है लिख दो, जगह छोड़ देते भाई एग्जामिनर तो ही लिख देना, 500 का नोट घुसा दिए बीच, ठीक है। तो भैया उसको जांच कौन करेगा? टैली है, सही है, दिख रहा है, लेकिन वो प्राथमिक दृष्टि से सही दिख रहा है, उसको जांच कैसे करते हैं? ऑडिटर आता है ना, तब जांच होता है कि जहाँ 1 लाख खर्चा कर दिया, क्या वहाँ 1 लाख खर्च करने की जरूरत थी कि नहीं थी, वो ऑडिटर डिसाइड करता है। तो सारे अकाउंट्स का ऑडिट होता है, किसके निर्देशन में होता है? आरबीआई के। तो आरबीआई चाहे तो करवा सकती है, उसके लिए एक ऑडिटर अपॉइंट करेगी। क्या अपॉइंट करेगी? किसी व्यक्ति को ऑडिटर के रूप में अपॉइंट करेगी, उसका एक अलग क्वालिफिकेशन होगा, सीए हो, सीए फर्म हो, इतना एक्सपीरियंस हो, ये सब, ठीक है। एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो संपरीक्षक की जांच करेगा, संपरीक्षक रहेगा, अकाउंट्स की जांच करेगा, वह व्यक्ति कभी भी जाकर जांच कर सकता है, ठीक है। अब नियुक्त कौन कर रहा है? आरबीआई। ऑडिट कौन कर रहा है? करवा रहा है आरबीआई। लेकिन पैसा कौन देगा? आरबीआई नहीं देगा, पैसा जिसका ऑडिट हो रहा है ना वो देगा, ठीक है। ऑडिट करवाना जरूरी भैया, कुछ गलती पकड़ में आई तो उसको भी तो मालूम चले, है ना। तो पैसा कौन देगा? जिस सहकारी बैंक ऑडिट हो रहा है ना वो पैसा देगा। सहकारी को अपने सहकारी संपरीक्षक को, जो ऑडिटर है, संपरीक्षा ऑडिट, संपरीक्षक ऑडिटर, संपरीक्षक को अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित कथन लिखना होता है। तो ये सब रिपोर्ट बताता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सुन के छोड़ देना। संपरीक्षक के समय लिए गए बयान से संपरीक्षक संतुष्ट है या नहीं? मतलब जैसे ऑडिटिंग है, ये खर्चा 1 लाख रुपया, कोई उसके लिए प्रूफ प्रस्तुत किया, उस प्रूफ से संतुष्ट है कि नहीं, सेटिस्फाई है कि नहीं, कुछ गवाही दिया उससे सेटिस्फाई है कि नहीं, वो बताएगा रिपोर्ट में। रिपोर्ट में हर एक चीज़ की जानकारी देगा। सहकारी बैंक ने जो लेन देन किया है वो उनके बायलॉस के अनुसार किया है कि नहीं, किसको देना था, किसको नहीं देना था, किसको बिना गिरवी दे दिया, वो सब बायलॉस के अनुसार है कि नहीं देखेगा। सहकारी बैंक के शाखा कार्यालय से प्राप्त विवरणी से संतुष्ट है कि नहीं, दिखाए गए अमाउंट से संतुष्ट है कि नहीं, सारे नॉर्मल पॉइंट्स है, ऐसे याद रखने वाला कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। धारा 31 विवरणियों का दिया जाना। संपरीक्षक जांच करने के बाद कौन अपॉइंट करे संपरीक्षक को? आरबीआई। तो भैया वो रिपोर्ट वगैरह बनाएगा, जांच करेगा तो खुद के पास रख लेगा कि नहीं, किसको भेजेगा? 30-31 याद रहेगा, ठीक है। संपरीक्षक जांच करने आता है, उसके बाद विवरणियों को, विवरणियों मतलब स्टेटमेंट, डिटेल्स, इसमें ना बैंक स्टेटमेंट देखना, तो बैंक स्टेटमेंट क्या लिखेगा हिंदी में? बैंक विवरणी, बैंक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मतलब जानकारी एक प्रकार का। विवरणी की कॉपी तथा सहकारी बैंक का पीएनएल अकाउंट, क्या है यार ये, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट की 3 कॉपी संपरीक्षक अंत होने के 6 महीने के अंदर आरबीआई को भेजेगा। मैंने क्या बोला? आरबीआई अपॉइंट करती है किसको? संपरीक्षक को। तो जांच करने आता है, जांच कर लेता है, अच्छा है। तो जो उसकी कॉपी है, ठीक है, किसकी किसकी कॉपी, मतलब जो स्टेटमेंट जो लिखा ऑडिटिंग रिपोर्ट है उसकी कॉपी, और उसके पीएनएल अकाउंट बैलेंस शीट की कॉपी, संपरीक्षा मतलब ऑडिटिंग खत्म होने के 6 महीने के अंदर आरबीआई को देगा, मतलब अपना कुल मिला के रिपोर्ट देगा। किसको? आरबीआई को। कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर। परंतु आरबीआई 6 माह की अवधि को 3 महीने और बढ़ा सकता है। भैया जांच कर लिए, लेकिन वो रिपोर्ट बनाने में समय लगता है। देखना कोई समिति वगैरह बनती है, 3 साल 5 साल बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती, बलवंत राय मेहता समिति, इतने में गठन हुआ, रिपोर्ट अब प्रस्तुत किया। एक ही दिन में कोई चीज़ नहीं हो जाता ना काम। आपके स्कूल कॉलेज वाला प्रोजेक्ट नहीं है 1 दिन में 2 दिन में बन जाए, दूसरे एक टाप दिए बन गया, लो भाई पढ़ लो ऐसा। प्राथमिक सहकारी बैंक से भिन्न जो हैं, हर जगह आ गया, प्राथमिक बैंक के अलावा, प्राथमिक बैंक नहीं, इसके अलावा भिन्न, एक्सेप्ट प्राइमरी सोसाइटी, जो भी सोसाइटी हैं, किसको भेजेगा? एक कॉपी राष्ट्रीय बैंक। आरबीआई तो भेजेगा, उसको भी भेजेगा, ठीक। तब्बू पानी तो उतर, देखो तब तक 2 मिनट और सांस ले लो सर, थैंक यू। दुर्गा के घर का शुद्ध पेयजल, बोरिंग वाला, बोर वाले पानी है। भी ऑनलाइन जो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, इसके लिए अलग पाप लगेगा नहीं तो आपको, सब्सक्राइब कर ले में।
और एक बात दिमाग में डाल लेना, अगर एग्जाम निकालना है तो, कि कुछ चीज को रटने बैठने से अच्छा है भैया 2-3 बार पढ़ लें, है ना। 2-3 बार 4 बार एक बार गो थ्रू करना ज़्यादा जरूरी है। जैसे मैं आरबीआई देख रहा हूँ, एक बार ऐसी गो थ्रू भी किया रहूंगा ना, तो कम से कम तुक्का मार के आ सकता हूँ वहाँ से, कुछ ना कुछ तो बनाऊंगा ही, कुछ ना कुछ याद आ ही जाता है। ठीक है, तो एक बार पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, याद रहे ना रहे, पहला प्राथमिकता तो है भैया एक बार पढ़ लो। जितना सिलेबस है एक बार गो थ्रू करना, खास करके सहकारिता वाला हर चीज़ देखना। ठीक है, उसके बाद क्या करना, खुद से जहाँ जहाँ जो कंफ्यूजिंग चीज़ लग रही है, कोई 30 दिन 20 दिन 25 दिन थोड़ा सा अलग कर लो, बाइफरकेट कर लो, एक जगह कहीं लिख लो, तो याद रहेगा। ठीक है, देखो 2-3 मिनट सांस दो और देखो। आवाज़ वगैरह सब प्रॉपर है ना। ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा और बचा है। कितने घंटे की रिकॉर्डिंग हो गया तब्बू? बस ठीक है, 1.5 घंटे का है, मतलब 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा ये। मतलब टोटल 2 घंटे में भैया, और 2 घंटे भी। सिमरन मैम टेंशन में आ गई थी अभी, आत्मा शरीर छोड़ ही दिया रहता सर। खैर खाली बस इसी को देखोगे ना तो नहीं लगेगा ये एप्लीकेशन में भी डलेगा, एप्लीकेशन जो पेड कोर्सेज वाले हैं यूट्यूब में भी अपलोड हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा लेट से अपलोड हो, लेकिन अपलोड हो जाएगा, तो उसको 2-3 बार और देख लेना। चलो हो गया, देखने बोल रहा हूँ, पढ़ नहीं रहे हो, इधर देखो फिर। गोपनीय स्वरूप के दस्तावेजों को पेश किया जाना। गोपनीय है, कॉन्फिडेंशियल जो चीज़ें होती ना, कॉन्फिडेंशियल या कोई सीक्रेट, सीक्रेट तो नहीं बोलेंगे, कॉन्फिडेंशियल वर्ड ज़्यादा बेटर है। कॉन्फिडेंस जो चीज़ें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको पेश किया जाना। अब जैसे ऑडिट गया, बोला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ, तो सब दिखा देगा क्या? नहीं। ठीक है, वो बोलेगा कि नहीं भैया ये गोपनीय है, इसको मैं नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, तो वो हंसती है दूर। ठीक, तो अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लग रहा है कि भैया ये दिखाना जरूरी नहीं है, तो उसको मना कर सकता है। अब मना कर दिया तो संपरीक्षक क्या हो, झगड़ा कर ले, नहीं दिखा दिखा दिखा, बोला ऐसा नहीं, वो किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास। मतलब भैया इसको जो अकाउंट जो डिटेल मांग रहा हूँ भाई गोपनीय है, ऑफिस ही गोपनीय है, घुसो ही मत, ऐसे किसके पास जाएगा? आरबीआई के। अब आरबीआई बोल देगा कि हाँ वो गोपनीय है, तो गोपनीय है। ठीक, फिर और नहीं मांगेगा। क्लियर? ठीक, एक किस्सा बताऊंगा, आगे चल के बताऊंगा, नहीं तो कहानी को उससे लेट करोगे कहानी से। धारा 35 निरीक्षण। आरबीआई चाहे तो किसी भी समय अपने एक या अधिक अधिकारी द्वारा, देखो निरीक्षण अलग है, संपरीक्षक अलग है। संपरीक्षक ऑडिटिंग आया मतलब पूरा पैसे से रिलेटेड सारे मामले को देखता है। निरीक्षण मतलब काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको देखता है, दोनों अलग अलग चीज़ है। कौन कराएगा निरीक्षण? फिर वही पॉइंट, आरबीआई। आरबीआई चाहे तो किसी भी समय, किसी भी वक्त, किसी भी घड़ी, किसी भी पल एक या एक से अधिक अधिकारी द्वारा सहकारी बैंक का निरीक्षण करवा सकता है। अब खुद को लगेगा तो करवा सकता है, कि कोई दूसरा बोला तो करवा सकता है। उसको सेल्फ रिलाइजेशन हो गया तो भी, केंद्रीय बैंक उसको बोला, केंद्रीय बोलता हूँ, केंद्र सरकार बोला तो भी, तो आरबीआई खुद से अपने स्वप्रेरण से, ओन मोशन, सो मोशन बोलते हैं, ओन मोशन मतलब अपनी मर्जी से भी निरीक्षण करवा सकता है, और केंद्र सरकार बोला तो भी करवा सकता है। निरीक्षण होगा तो बाद में रिपोर्ट भी जारी होगा, रिपोर्ट जारी होगा तो रिपोर्ट आरबीआई को तो मिलेगा ही। आरबीआई चाहे तो अगर उसको केंद्र सरकार ने बोला तो केंद्र सरकार को रिपोर्ट देगा, और जिससे संबंधित है उसको देगा। जैसे जहाँ निरीक्षण किया, जहाँ इंस्पेक्शन किया है, वहीं का रिपोर्ट उस सोसाइटी को तो पहुंचाएगा, उस बैंक को तो पहुंचाएगा। ठीक है, तो जिनको जरूरी है उसको पहुंचाएगा, जो संबंधित है, या हो सकता है रजिस्ट्रार को भी दे, निरीक्षण करवा सकता है। आरबीआई निरीक्षण का रिपोर्ट केंद्र सरकार को तब देगा जब निरीक्षण का आदेश केंद्र सरकार ने दिया हो। आरबीआई निरीक्षण का रिपोर्ट केंद्र सरकार को तब देगा जब निरीक्षण का आदेश दिया हो। मैं बताया
रिपोर्ट। जब नहीं मंगत कहे देगा, ठीक है। आरबीआई को ऐसा लगता है तो जांच की रिपोर्ट राज्य सहकारी बैंक और रजिस्ट्रार को कॉपी भी भेज सकता है। आरबीआई को लग रहा है कि भैया ऐसे तो पढ़ेंगे नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी फोटोकॉपी करा के भेज सकते हैं। किसको? अगर उसको लगता है रजिस्ट्रार और राज्य सहकारी बैंक को भी भेज सकता है। रिजर्व बैंक की निर्देश देने की शक्ति, सहकारिता बैंक में पढ़े थे राज्य सरकार की निर्देश देने की शक्ति है, जस्ट उसके बाद रजिस्ट्रार को निर्देश देने की शक्ति। क्या हो गया, मुस्कुरा रहे हैं? कोई बात, दुख का एहसास हो रहा है? पढ़ते पढ़ते नहीं? ठीक होगा, अभी थोड़ी देर में होगा। रिजर्व बैंक की निर्देश देने की शक्ति, ठीक है, पढ़ लो एक बार, सुन लो, ठीक है। फिर से शुरू से वो शायरी सुनाओ, शुरुआत वाला नहीं। रिजर्व बैंक की आरबीआई की निर्देश देने की शक्ति, क्या निर्देश देगा वो, क्या पावर है? यदि आरबीआई का समाधान हो जाता मतलब उसको लगता है कि लोकहित में आवश्यक है कोई भी दिशा निर्देश, भाई ऐसा करो ऐसा मत करो। जैसे यहाँ निर्देश लगा हुआ था, रिमूव योर शूज, जिस दिन लगा बढ़िया प्रिंटर लेके आया, कलर प्रिंटिंग से मस्त निकलवाया, क्या साफ सफाई हो रहता है, उसके बाद कोई कीचड़ कीचड़ से आके चढ़ देता है। कोई बाहर वाला आता है, स्टूडेंट तो नहीं चढ़ते, कोई पहली बार पता करने आता है, तो उसके लिए दिशा निर्देश लगा। ये लोकहित में आवश्यक था कि नहीं था? ठीक है ना, साफ सफाई अच्छा नहीं था, लोकहित में आवश्यक था तो मैंने लगा दिया। उसी दिन पानी गिरा तेज, उसमें फिर जूता का चिन्ह बस दिख रहा है, बाकी सब चीज हट गया। तो ऐसी आरबीआई को भी लगता है लोकहित में आवश्यक है तो निर्देश दे सकता है, भैया ये करो ये मत करो। सहकारी बैंक के हित में आवश्यक है तो वो निर्देश दे सकता है। जैसे मैं निर्देश दे रहा हूँ ना, भैया बैठ के पढ़ो, भले 5-6 घंटा हो जाए। किस में आवश्यक है? लोकहित में। और ये तो आप ही लोग के लिए आवश्यक है। जैसे सहकारी बैंक के हित में आवश्यक है तो बोलेगा, उसको दिशा निर्देश देगा। सहकारी बैंक में जमाकर्ता के लिए ऐसा, जमाकर्ता मतलब जो डिपॉजिटर है, जो पैसा जमा कर रहे हैं, उनके हित में आवश्यक है, उनके हित के लिए जरूरी है। तो सहकारी बैंक के प्रबंधन को अच्छा करने के लिए आवश्यक है। ये सारे चीज़ें के चलते अगर आरबीआई को लगता है लोकहित में आवश्यक है तो वो निर्देश दे सकता है, कोई आदेश जारी कर सकता है, और उसको सहकारी बैंक को मानना ही होगा। ठीक, इसको लगता है तो ठीक है, इसको लगे मत लगे, इसको मानना है, ठीक है। इसको लगना चाहिए, अच्छा इसको लगना चाहिए, जरूरी है लोकहित में। आरबीआई अपने निर्देश को चेंज भी कर सकती है और रद्द भी कर सकती है, विदम नहीं, चेंज भी कर सकती है, ठीक। रिजर्व बैंक की अतिरिक्त शक्तियां और कृत्य, आरबीआई की और एडिशनल क्या पावर है और कृत्य काम, ड्यूटी, कर्तव्य। आरबीआई सहकारी बैंक को सलाह एवं सावधान कर सकता है। किसी सहकारी बैंक को आरबीआई अग्रिम या लोन दे सकता है। ये सब पॉइंट एक बार रीड कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनने चांस कम है बट बन सकता है कि निम्नलिखित कार्य किया जा सकता है। आरबीआई लोन दे सकता है, कि आप सोचोगे दे सकता है नहीं दे सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखना आरबीआई दे सकता है लोन। आरबीआई ठोस आधारों पर सहकारी बैंक का पुनर्गठन या समापन का भी आदेश दे सकता है। उधर भी लिक्विडेशन वाला पॉइंट था, चैप्टर 8 याद आ रहा है, लिक्विडेशन। वैसे ही पुनर्गठन तो 16 धारा 16 में बताया था और वो चैप्टर 8 में है। आरबीआई ठोस आधारों पर सहकारी बैंक का पुनर्गठन या समापन का आदेश दे सकता है। सहकारी बैंक के निदेशक बोर्ड या किसी मीटिंग में आरबीआई एक या अधिक अधिकारियों को प्रतिनियुक्त कर सकता है। और ये सब क्या देख रहे हैं? पावर देख रहे हैं, आरबीआई के पावर है ना। सहकारी बैंक के निदेशक बोर्ड, जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स है ना, या उसके किसी मीटिंग में आरबीआई एक या अधिक अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकता है। मतलब वहां जाके भेज देगा 2-3 आदमी को, भैया तुम भी देखो मीटिंग में ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तुम भी अपना ज्ञान दे के आओ। और सहकारी बैंक से अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसे प्रतिनियुक्त अधिकारी को मीटिंग में सुनवाई का और किसी विषय पर अपनी राय रखने का अवसर दें, ठीक है। ऐसा नहीं कि बुला लिए और बुला के चुप बैठो, ऐसा नहीं, बोलो भाई तुम भी बोलो। और इस प्रकार की मीटिंग में हुए कार्रवाई की रिपोर्ट आरबीआई को देगा। जो अधिकारी द्वारा पहुंचे रहेंगे ना, उसका रिपोर्ट आरबीआई के पास पहुंचेगा, ठीक है। अपने एक या अधिक अधिकारियों को बैंक या उसके कार्यालय शाखाओं के कार्यकलापों को ऐसी रीति का जिससे संचालन किया जाता है, उसका रिपोर्ट भी आरबीआई को भेजेगा। ये क्या है? वो जो अधिकारी लोग नियुक्त हो रहे हैं ना, वो जो बैंकों को और इधर उधर ब्रांच होगा कोने काने में, वहां भी जाएगा, वहां भी बैठेगा, वहां का रिपोर्ट भी किसको देगा? आरबीआई को। अधिनियम के कुछ उपबंधों का कतिपय सहकारी बैंकों में लागू नहीं होना। अधिनियम के कुछ उपबंधों का, जो ये प्रोविजंस है किसके? एक्ट के, कुछ उपबंधों का कतिपय सहकारी, कतिपय मतलब होता है सर्टेन, ठीक है, सर्टेन कोऑपरेटिव सोसाइटी में लागू नहीं होंगे ये एक्ट के प्रोविजंस। तो कहाँ नहीं होंगे? जो भैया जो आरबीआई से लाइसेंस नहीं लिए हैं, ठीक है। आरबीआई से जिनको लाइसेंस नहीं मिला है, तो जब लाइसेंस मिला ही नहीं, आरबीआई इसका रेगुलेटर है, तो काहे इस नियम को फॉलो करेंगे। 36 का रिजर्व बैंक की प्रबंधकार और अन्य व्यक्तियों को पद से हटाने की शक्ति किसका पावर है? आरबीआई। सब कौन करेगा? आरबीआई।
आरबीआई को यदि लगता है कि लोक हित में या सहकारी बैंक में जिसने पैसा जमा किया है उसके हित में या बैंक के मैनेजमेंट को अच्छा करने के लिए सहकारी बैंक के किसी अधिकारी को पद से हटाया जाना आवश्यक है तो हटाया जा सकता है। समझ आए? क्लियर? जैसे बोल रहे भैया ये आया है, जब से आया है तब से डूब रहे, ठीक, ये जब से बैठा है तब से डूब रहा है। जैसे कभी क्रिकेट वगैरह देखते हैं तो कोई बैट्समैन आता है, उससे उम्मीद किया जाता है कि भैया मारे, मार ही नहीं रहा, डिफेंड कर रहा, डिफेंड कर रहा, डिफेंड कर रहा, झेल दे रहा है, उससे अच्छा भैया उससे अच्छा ये आउट हो जाए। ठीक, तो ऐसी कोई अधिकारी कर्मचारी है उसके रहने से नुकसान पड़ रहा है, पनौती है, वो भगा सकता है। ठीक है, कौन हटाएगा? आरबीआई। इन अधिकारियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, ठीक है, और उनका ये तो हर जगह रहता है, बोर लग गया वही पॉइंट पढ़ पढ़ के। आरबीआई को अगर ऐसा लगता है कि कार्रवाई के दौरान वे लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है, तो वो अपना कार्य करना बंद कर दे। मतलब उसको बोलेगा व्यक्ति को, भैया तुम अपना काम धंधा सब बंद करो, यहाँ से निकलो। क्यों बोलता है? जैसे देखो सस्पेंड किया जाता है, कभी किसी कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है तो सस्पेंड को एकदम सजा नहीं है, सस्पेंड कर दे, सुने हो ना, सस्पेंड हो गया, उसके ऊपर एक्चुअल में जांच कमेटी बैठती। कोई घूस ले लेते पकड़ा गया तो भैया क्या फाइनल हो जाएगा उसी टाइम घूस लेने पकड़ा गया? हो सकता है कुछ और पैसे भले रंगे हाथ पकड़ा गए, लेकिन अगर ऐसा कुछ गतिविधि हो गई, जरूरी नहीं कोई घूस दे, कुछ और काम में ढील दे दिया, उसको सस्पेंड कर देते, सुने होंगे। सस्पेंड कर दिया मतलब उसको कोई सजा नहीं दे रहे हैं, उसका तो पैसा और मिलता है, उसके ऊपर कार्रवाई चलती है। लेकिन अगर वो उसी पद पे बना है तो हो सकता है उस कार्रवाई को, उसकी जो समिति बनी है उसके ऊपर जांच करने के लिए उस जांच को प्रभावित कर सकता है, इसलिए क्या करते हैं उसको सस्पेंड कर देते हैं, मतलब भैया हटा देते हैं, इसलिए सस्पेंड करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं अकाउंटेंट का काम कर रहा हूँ, अकाउंट्स का अकाउंटेंट का काम कर रहा था वहाँ नगर पंचायत में, मेरे लिए बहुत बार ऐसा लेटर आ गया इसलिए मालूम है। ठीक है, कई बार जाता नहीं था टाइम पे, कुछ कुछ जगह भाग देता बिना पता, छुट्टी मारते, तो बहुत सारे लेटर जारी हुए सस्पेंशन के। अगर मान के चलो मेरे ऊपर कोई जांच कमेटी बैठी थी, ठीक है, तो भैया अगर मैं वहाँ रहते रहते काम करता तो जो जांच कमेटी बने वहीं के सदस्य बने थे, वहीं के जो स्टाफ थे वही बने थे, उसका बिल आया 1 लाख रुपए का, हाँ बेटा नहीं निकालूंगा, बस मेरे बारे में पॉजिटिव रिपोर्ट देना है, तो प्रभावित किया कि नहीं किया, इसलिए क्या हटा सकते। तो आरबीआई भी उसको निकाल सकता है, लात मार के, बिना लात मारे, लात चाहे तो मार सकता है। ठीक है, आरबीआई यह आदेश भी दे सकता है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रबंध में सम्मिलित हो ना हो, मतलब ठीक है भैया तुम यहाँ अपना शकल ही मत दिखाओ, कुल मिला के ये कहना चाह रहा। ठीक है, जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई चल रहा था उसे पद से हटाए जाने का आदेश आता है तो भैया आरबीआई बोल दिया भगा दिए तो फाइनल हो गया क्या? नहीं, जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई चल रहा है उसको पद से हटाए जाने का आदेश आता है तो व्यक्ति आदेश के 30 दिन के अंदर केंद्रीय सरकार को अपील कर सकेगा। अब केंद्रीय सरकार भी बोला नहीं नहीं भाई तुम सच में मनहूस थे, तुम्हारे रहने से यहाँ नुकसान हो रहा था, लोकहित में आवश्यक था कि तुमको हटाया जाए, ये भी बोल दिया तो उसकी तो उम्मीदें टूट गई। तो क्या वो कोर्ट जा सकता है? नहीं जा सकता? जा सकता है, जा सकता है, लेकिन उसमें लिखा होना चाहिए, क्या लिखा होना चाहिए? हाँ नहीं जा सकता। ठीक है, किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी, ऐसे अपील पर केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा, उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी। ठीक, एक और आगे पॉइंट आएगा उसमें कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, इसमें नहीं जा रहे हैं, ठीक है, भगा दिए, केंद्र सरकार बोल दिया तुम मनुष्य हो, मतलब किसी भी व्यक्ति को उसके पद से हटाया जाता तो वह व्यक्ति मैक्सिमम 5 वर्ष तक किसी भी सरकारी बैंक में कोई पद धारण नहीं कर सकता। ठीक है, इधर पनौती भी है, दूसरी जगह जाओगे तो वहां भी होगे। ठीक, चल, और प्रबंधन में भाग नहीं ले सकता। यदि कोई व्यक्ति आरबीआई द्वारा दिए गए आदेश के उपधारा 1 और 2 आगे कोई पॉइंट है, मतलब जो आदेश दिया निर्देश दिया उसका उल्लंघन करते हैं तो उसे हर ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान उल्लंघन जारी है तो 250 रुपये तक का दंडनीय होगा। ये क्या बोल रहा है? आरबीआई ने कोई आदेश दिया, ये पॉइंट छोड़ दो, किसी भगा रहे हो सब छोड़ दो, कोई भी आदेश दिया है और कोई व्यक्ति नहीं मान रहा है उसको, 250 पर रुपये के हिसाब से फाइन लगेगा उसको। ठीक है, आरबीआई ने उपधारा के दिन किसी अधिकारी को पद से हटाया गया है, उसके जगह पर आरबीआई किसी उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, अपॉइंट करेगा उपयुक्त व्यक्ति, अप्रोप्रिएट पर्सन। मतलब भैया किसी को भगा दिया, वो काम कर रहा था बेचारा, तब उसको भगा दिया तो कोई काम करने के लिए दूसरा व्यक्ति आएगा, आएगा तभी तो काम होगा, काम धंधा बंद हो जाएगा ना, तो उसको आरबीआई नियुक्त करके भेजेगा। ठीक है, आरबीआई उपयुक्त व्यक्ति कहने का पत्र भी है, मतलब ऐसे किसी भी भोकलो लोग नहीं पहुंचा दें जो लगे कि भी हाँ वहाँ बैठ के वो मैनेजमेंट देख सकता है। आरबीआई द्वारा नियुक्त व्यक्ति आरबीआई के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। जैसे कुछ पॉइंट ऐसे देखते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करता है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ऐसी प्रसाद पर्यंत आरबीआई के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, मतलब आरबीआई जब तक चाहे तब तक पद धारण करेगा, लेकिन एक समय पर 3 साल से अधिक के लिए नियुक्त नहीं हो सकता। मतलब एक बार में ऐसा नहीं कि भैया तू बेटर है,
अपने आदमी को बिठाना था करके ऐसा नहीं दूसरे को भगा दिए। मैक्सिमम 3 साल तक का वो रह सकता है, 3 साल से ज़्यादा नहीं रहेगा, है ना। इसका कार्यकाल क्या होगा, आरबीआई जितना डिसाइड करे, लेकिन किसी भी केस में 3 साल से नहीं होना चाहिए। बाद में भले रीअपॉइंटमेंट कर लेगा अलग बात है, पहली बार में 3 साल। 36 क इसमें कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है ना, ये क है, वो क का था, ये क और ये जो मिर्जापुर वाला है वो क है। नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। बहुराज्य सहकारी बैंक के निदेशक बोर्ड का अधिक्रमण अधिक्रमण ही लिखा हुआ है कि क्या, ठीक, अधिक्रमण ही है। बहुराज्य सहकारी बैंक के निदेशक बोर्ड का अधिक्रमण, निदेशक बोर्ड जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स है ना, जो डायरेक्टर्स है वहाँ के, उसका जो बोर्ड है बहुराज्य सहकारी बैंक में, उसका अधिक्रमण मतलब उसको कैसे खत्म करना है उसके बारे में देखते हैं। बहुराज्य सहकारी बैंक के बोर्ड को कैसे खत्म करना है। आरबीआई को ऐसा लगता है कि लोक हित में, डिपॉजिटर्स के हित में, या बहुराज्य सहकारी बैंक के प्रबंधक के लिए आवश्यक है, उसके मैनेजमेंट के लिए आवश्यक है। जैसे ऊपर पढ़े थे, अगर उनको लगता है लोक हित में, मैनेजमेंट अच्छा करने के लिए, डिपॉजिटर्स के हित में आवश्यक है, उसके बोर्ड को खत्म कर सकता है। लेकिन आरबीआई कारण बताएगी आदेश जारी करने का, मतलब भैया कैसे लोक हित में, कैसे पब्लिक इंटरेस्ट में। आरबीआई आदेश जारी करके बोर्ड को खत्म कर देता है तो वो 5 साल तक किसी भी बोर्ड या सहकारी के सदस्य नहीं बनेंगे, जैसे ऊपर था 5 साल वाला। आरबीआई बोर्ड को समाप्त कर देता है तो बोर्ड के कार्य करने के लिए आरबीआई प्रशासक की नियुक्ति करेगा। वहां पर जैसे एक व्यक्ति की नियुक्ति करे ना, वैसे यहाँ पे क्या करे, प्रशासक, कोई एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा वहाँ पे, और वो अकेले संभाल लेगा क्या पूरे के पूरे बोर्ड को हटा दे रहे तो नहीं, तो वहाँ पे कुछ और आदमियों को भेजेंगे। आरबीआई जैसा आदेश दे देगा प्रशासक वैसा ही कार्य करेगा, वैसा ही कार्य करेगा। किसी बहुराज्य सहकारी बैंक के निदेशक बोर्ड का अधिक्रमण का आदेश अध्यक्ष प्रबंधक, ये क्या पॉइंट है, अच्छा ये क्या बोलना चाह रहा है, किसी दिन जिस दिन अधिक्रमण का आदेश आ गया तो ये जो है अध्यक्ष हो गया या प्रबंध निदेशक हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर, अध्यक्ष, हेड बोल लो, चेयरमैन बोलो, मैनेजिंग डायरेक्टर या कोई अदर डायरेक्टर है, उनको पद से हटाए जाने का आदेश आ गया तो उसको उसी समय पद त्याग देना होगा। आरबीआई प्रशासक के हेल्प के लिए 3 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों की एक समिति बना सकता है, अकेले उसको समझ नहीं आ रहा है तो, ठीक है, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज हो किस फील्ड में, जिन्हें विधि, वित्त, बैंककारी, प्रशासक या लेखाकारी का अनुभव हो, कोई बैंकिंग से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस हो, अकाउंटिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस हो, फाइनेंशियल से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, कोई लॉ से रिलेटेड एक्सपीरियंस हो, उनको उसके हेल्प के लिए भेज सकता है। किसके हेल्प के लिए, प्रशासक, जिनको भगाए हैं उनके लिए नहीं। समिति आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगी, ठीक है। प्रशासक और समिति का सैलरी और भत्ता आरबीआई डिसाइड करेगा, और कौन देगा, बहुराज्य सहकारी बैंक। ऑडिटिंग वाला भी ऐसी था नहीं, आरबीआई डिसाइड करेगा लेकिन पैसा कौन देगा। प्रशासक जितने समय के लिए नियुक्त हुआ है, कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व प्रशासक सोसाइटी का साधारण सम्मेलन बुलाएगा और बोर्ड के मेंबर्स का निर्वाचित करेगा। बोर्ड के मेंबर को तो सब तो भगा दिए, ठीक है, तो साधारण सम्मेलन बुलाएगा, जनरल मीटिंग, और बोर्ड का निर्वाचन करेगा। ख 36, इतने बार ख मत बोलो, पूरा थूक इधर छिटक रहा है। 36 ख, बहुराज्य सहकारी बैंक के परिसमापन आदेश का कतिपय मामलों में अंतिम होना। परिसमापन लिक्विडेशन मतलब खत्म करना, ठीक है। अगर बहुराज्य सहकारी बैंक के परिसमापन का आदेश दे दिया गया है तो कुछ मामलों में वो फाइनल होगा। आरबीआई ने नरी समापन या परिसमापन या किसी भी प्रकार से समझौते का आदेश दिया है तो आरबीआई का आदेश अंतिम होगा, वही पत्थर की लकीर है। 36 का ग, परिसमापक या अंतरिति द्वारा निक्षेप बीमा निगम की प्रतिपूर्ति, ये क्या, देखो 17 ख में आप पढ़े होंगे, रेगुलेशन एक्ट 1960, रेगुलेशन नहीं, कोऑपरेटिव एक्ट 1960 में पढ़े होंगे। 17 ख याद आ रहा है क्या, हाँ, डीआईसी था, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। 17 ख या 17 का जो भी है, ख है ना, खकार के थूकने वाला खा ना, ठीक। उसमें क्या था कि कोई लिक्विडेशन की जरूरत क्यों पड़ रही, भैया उसका काम तमाम हो गया, उसके बैंक का काम धंधा नहीं कर पा रहा है, लिक्विडेट करके सबका जिसको पैसा देना है देगा, चुकाएगा। या जिस डिपॉजिटर से हो सकता है उसका जो डिपॉजिटर है मतलब पैसा जमा किए है लेकिन बैंक घाटे में चली गई, उनका पैसा नहीं दे पा रहे, तो वहाँ पे एक प्रावधान था, उनको इंश्योरेंस करा के रखना होता है। इंश्योरेंस तो कराते हैं, डीआईसी से, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से इंश्योरेंस कराते हैं। अगर बैंक डूब गई तो पैसा डीआईसी देती थी,
अगर उस बैंक का मर्जर दूसरे बैंक में हो गया तो बाद में जो नया बैंक है वो डीआईसी को पैसा लौटा देता था। बस वैसी पॉइंट यहाँ पे भी है, पढ़ लेना। ठीक है। बैंककारी सहकारी बैंक के संबंध में कतिपय क्रियाकलापों के लिए दंड, पेनल्टी, कतिपय क्रियाकलापों, सर्टेन एक्टिविटीज, किसके ऊपर? बैंककारी सहकारी बैंक के संबंध में, कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड। सहकारी बैंक के कार्यालय में या कारोबार में प्रवेश करने अथवा कारोबार करने से नहीं रोकेगा। ओ, क्या बोलना चाह रहा है? ठीक है, ये क्या पॉइंट है? जैसे देखना, आप लोग कभी बैंक जाओगे, एसबीआई ही बैंक आप जाओगे, मतलब मैं अलग अलग जगह अकाउंट खुलाया भैया, शुरू में तो एसबीआई था, एसबीआई नामी गिरामी बैंक है करके खुलवा लिए, लेकिन वहाँ आप 1 करोड़ भी रुपए रखोगे ना और वहाँ जाओगे तो कोई कुत्ता नहीं पूछेगा, वहाँ कुत्ता भी भाग भाग के भगा देगा आपको। ठीक है। तो आरबीआई में क्या होता है, जैसे जब भी जाओ ना तो बहस ही होता है, काम धंधा नहीं करते, 2 बजे के बाद आना, 3 बजे के बाद आना, 4 बजे के बाद आना। ठीक है। ऑफिस बंद हो जाएगा उसके बाद आना। ठीक है, और क्या करने हो? तो क्या हम लोग गुस्सा करते हैं? मतलब बता रहा हूँ, उदाहरण प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाना चाह रहा हूँ। तो बहसबाजी करते हैं, अरे ऐसे कैसे नहीं करोगे, काम करो, ऐसे करके चमका रहे हो उसको। ठीक है, इधर की है बत्ती पड़ जाए, अगर कोई शिकायत हो गया ना अंदर। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक। कोई तोड़ फोड़ कर दिए, कोई मारपीट कर दिए, सरकारी कर्मचारी के साथ तो कभी मारपीट करना मतलब बहुत महंगा पड़ जाएगा सर। ठीक है, कोई नेता तगड़ भी रहते हैं ना तो नहीं करते, अगर दिक्कत में पड़ जाएंगे सर। ठीक है। तो अगर ऐसे कोई एक्टिविटीज़ हैं, डेली एक्टिविटीज़ हैं, आप उसमें काम में बाधा डाल रहे हो तो आपको सजा हो सकती है, पेनल्टी हो सकता है ना? कोई भले उन लोग करे मत करे काम, लेकिन आप उसका कॉलर पकड़ लिए, तोड़ फोड़ कर दिए, धरना देकर उसका काम ही रुकवा दिए, तो ऐसे किसी भी गतिविधि से, आपके किसी भी गतिविधि से उनका डेली एक्टिविटी, डेली रूटीन अगर बिगड़ता है, काम नहीं हो पा रहा, तो आपको सजा हो सकती है। ठीक है, तो सजा क्या होगी उसको देखेंगे। साथ ही साथ ये भी बात ध्यान रखना कि अगर इन लोग भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कर्मचारी है कि उससे बैंकों पर लोगों का विश्वास उड़ जाए, हर बार लाइन लगाएंगे, हर बार 2 बजे के बाद मिलना, 4 बजे के बाद मिलना, तो धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ के अकाउंट होल्डर कम हो जाएंगे, दूसरे बैंक के चले जाएंगे, मतलब विश्वास नहीं करेगी ना बैंक। तो कर्मचारियों को भी ध्यान रखना है कि भैया आप भी ऐसे कोई काम ना करें। ठीक है, वही बात बोलना चाह रहे हो। क्या बात बोलना चाह रहा है? सहकारी बैंक के कार्यालय में या कारोबार में प्रवेश करने तथा कारोबार करने से नहीं रोकेगा। ठीक है, कौन नहीं रोकेगा? कोई भी नहीं रोकेगा। सहकारी बैंक के कार्यालय के सामने हिंसात्मक प्रदर्शन नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। उस कार्यालय के सामने ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जिससे उसके दैनिक कार्य में रुकावट हो, डेली एक्टिविटीज, डेली रूटीन पे कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सहकारी बैंक के कार्यकर्ता भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो जमाकर्ता को विश्वास समाप्त हो जाए। ठीक है, अगर ऐसा करते हो कुछ भी कांड, तो दंड कितना है? 6 महीने की सजा या 100 रुपये जुर्माना या दो। अभी बहुत पुराना बना है तो 100 रुपये है, 100 रुपये का 1000 है, देख लेता हूँ एक बार। 100 कुछ ज़्यादा ही कम लग गया। कौन सा धारा है वो? ₹1000 जुर्माना है, वही 100 रुपये कुछ ज़्यादा कम लग रहा था। बोले इतने तो मैं भैया रासरी पान मसाला खा के ख़त्म कर देता हूँ। 100 नहीं, ₹1000, एक 0 और जोड़ लेना इसमें। ₹1000 जुर्माना या दोनों। जैसे किसी की ज़्यादा ही गर्मी है, पैसे ही चाहिए ना, ₹1000 ये लो, और 2 चप्पल मार के चल दिया उसको, एक और 1000 लो, ऐसा ऐसा नहीं, ये भी या दोनों। ठीक। केंद्र सरकार की स्कीम बनाने की शक्ति, उधर राज्य सरकार था, इधर केंद्र सरकार है। उधर मतलब किधर? उधर उधर तो बोल दे रहे हो, किधर? सहकार उधर मतलब और किधर नहीं, सहकारिता दे रहा हूं मैं। इधर किसकी पास शक्ति, स्कीम बना सकती? केंद्र सरकार, कोई भी स्कीम बना सकता है, कौन? केंद्र सरकार। शास्त्रीय जुर्माना, अभी जुर्माना इसमें याद रखना, इसमें भारी भरकम अमाउंट देखने को मिलेगा, 1 करोड़ सीधा फाइन। कितना है? 1 करोड़। ₹15। हाँ ठीक, ओके ओके। हाँ यार, ये तो खत्म होने वाला है, अल्लाह का शुक्र है। शबनम के दिल से यही आवाज निकल रही। कहाँ थे? यहीं थे क्या?
46, ओके, बहुत करीब पहुंच गए हैं मंजिल के। शास्तियां जुर्माना पेनल्टी, जब कोई विवरणी मतलब स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कोई स्टेटमेंट हो गया, कोई बैलेंस शीट हो गया, या कोई अदर डॉक्यूमेंट में जानबूझकर कोई ऐसे मिथ्या कथन, फॉल्स स्टेटमेंट या मिथ्या मिथ्या होना जानता है, तो उस व्यक्ति को जेल हो सकता है कितने साल तक का? 3 साल तक का। जुर्माना हो सकता है कितना? 1 करोड़ का, या दोनों? कितना? सीधा 1 करोड़। उधर ऐसी 1000 रुपये दे दिया होगा कोई, ले, इधर बोला अब बेटा दे, अब 1 करोड़ दे, तो 3 साल का जेल या 1 करोड़ जुर्माना, या दोनों। ठीक है, मतलब कोई ये जो बनाते हैं ना भैया, अरे गहरे व्यक्ति की बात नहीं है, फिर वो करोड़ों का आदमी होगा तभी करोड़ फाइन ले रहे, नहीं तो आप तो, और मेरे और आपको अगर ऐसा कोई बोल दिया 1 करोड़ फाइन दे, भैया जेल में डाल दे, आजीवन कारावास कर दे, कहाँ दूंगे इतना सर। ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कर्तव्य है कि वह बही लेखा या अन्य दस्तावेज पेश करना है उनका, लेकिन वह व्यक्ति नहीं करता, तो किसी बैंककारी प्रश्न का जवाब नहीं देता, तो उस व्यक्ति को प्रत्येक अपराध के लिए 20 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा। और उस दशा में, कुछ पॉइंट को मैं ही बोल देता हूँ ना जो स्किप रहता है, जो समझ आ जाता है, जुर्माना हो सकेगा। और उस दशा में जिसमें वो ऐसे इनकार करता है अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे हर दिन के लिए जिसके दौरान वो अपराध जारी रखता है, 50,000 रुपए तक का जुर्माना, जुर्ताना नहीं है, जुर्माना लगेगा। ठीक है, जूतो तो मार दे, ऐसा नहीं, जुर्माना। 1 करोड़ रुपए किस लिए फाइन लग रहा था, इधर देख लो, उसमें जो लिखा है ना उसको पढ़ते पढ़ते जो याद है वो भी समझ। 1 करोड़ जो भैया, जो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वो सब में डिटेल में कोई समझ लो, जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट में भैया दोनों तरफ लिख दिया टैली करने के लिए, बीच का गायब है। 9th-10th क्लास में हैंड्स प्रूफ करना होता था, ये ऐसा है भैया, इसको प्रूफ करो, तो ऊपर का क्वेश्चन लिखे, नीचे हैंड्स प्रूफ, बीच में कुछ भी गोदा गा दी। ठीक, तो ऐसे कोई करते पकड़ा गया, फाइन कितना? 1 करोड़। ठीक, जुर्माना 1 करोड़, या वो 3 साल का सजा तो है, या दोनों। अब ये वाला क्या पॉइंट है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कर्तव्य है कि वो बही लेखा या अन्य दस्तावेज पेश करना है, वो बनाने वाला नहीं था, मतलब पेश करना है, उसके बारे में कुछ बोलना है, जानकारी देना है, ठीक है, लेकिन वो नहीं कर रहा है काम अपना। ठीक, कोई उससे पूछ रहा है, कोई ऑडिटर वगैरह कोई ऐसा पूछ रहा है तो नहीं जवाब दे रहा है, जिससे तकलीफ हो रही है, तो उस तकलीफ को कवर करने के लिए उसको कितना फाइन ठोकेंगे? 20 लाख। अब उसको बोला चल ठीक है भैया, बोला 20 लाख रुपए देना था ना, ये 20 लाख, बात खत्म करो। बोले नहीं, जब तक नहीं देगा पर डे कितना रुपए लूंगा? 50,000। ठीक है, इतना समझ आया? चलिए, यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध का उल्लंघन किया जाएगा, मतलब वायलेशन, उल्लंघन मतलब वायलेशन होता है, किसी और प्रोविजंस का उल्लंघन होता है। अभी तो इधर के मामले में केस देखे, इतना पेनल्टी लग रहा है। किसी भी प्रोविजन का अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसको क्या दंड होगा? तो आदेश जारी किया गया है, उसका उल्लंघन करता है तो उसे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना मिले होगा। उस व्यक्ति ने जितना पैसा जमा करने का आदेश दिया है, जमा नहीं करने पर 2 गुना रकम जुर्माना लगेगा। आदेश के उल्लंघन करने का जुर्माना और पैसा ना जमा करने में लगा जुर्माना में जो अधिक होगा देना होगा। सर क्या बताना चाह रहे हो? देखो, 1 करोड़ तक का तो जुर्माना लग सकते थे, 1 करोड़ तक का। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है देखो, उसको 1 करोड़ का नहीं लगा, मान के चलना उसको लगा 55 लाख का। दया मैं दिखा के 45 लाख छोड़ दिए, 1 करोड़ तक का लगा सकते थे, लेकिन 55 लाख का जुर्माना है, इसको जमा करना पड़ेगा। जमा नहीं करेगा दुगना जुर्माना लगेगा। अब कितना हो जाएगा? 1 करोड़ 10 लाख। ठीक है, पहला पॉइंट समझ आया कि उसे 1 करोड़ तक का जुर्माना, 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। इस व्यक्ति ने जितना पैसा जमा करने का आदेश दिया, जमा नहीं करने पर दुगना 1 करोड़ तो क्या है, पहली दशा में 1 करोड़ लग गया, नहीं दे रहे तो 2 करोड़ हो जाएगा। 55 लाख है, 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट क्या हो रहा है? आदेश के उल्लंघन करने का जुर्माना, आदेश के उल्लंघन करने का जुर्माना और पैसा ना जमा करने में लगा जुर्माना में जो अधिक होगा वो देना होगा। सर क्या बोलना चाह रहे हो? आदेश उल्लंघन करने तक का जुर्माना कितना? 1 करोड़ मैक्सिमम, और पैसा नहीं जमा करने में दुगना लगता है। जैसे उसको बोला भैया 55 लाख रुपए जमा करना था, नहीं जमा किया तो दुगना हो जाएगा, तो 1 करोड़ 10 लाख 1.10 लाख है ना, में जो ज्यादा होगा, कौन सा ज्यादा है? ठीक है, समझ आई बात? अगर उसको जुर्माना लगता 30 लाख का, तो 1 करोड़ या 30 का डबल कर देते, कितना होता? 60 लाख। अब क्या देता? 1 करोड़। ठीक है, समझ आई बात? अपराधों का संज्ञान, धारा 47 अपराधों का संज्ञान। किसी व्यक्ति पर जुर्माना लगाया गया है, वो उसके खिलाफ न्यायालय में अपील, हाँ ये वाला पॉइंट था, उधर मिसमैच हो गया था, कुछ कंफ्यूजिंग है ना, मैं कंफ्यूज जाता हूँ। अपराधों का संज्ञान,
किसी व्यक्ति पर जुर्माना लगाया गया है वह उसके खिलाफ न्यायालय में अपील नहीं कर सकता, ये जुर्माना वाला पॉइंट है। लेकिन आरबीआई या राष्ट्रीय बैंक के अधिकारी लिख कर दे दे कि जुर्माना के अगेंस्ट आप न्यायालय में अपील कर सकते हो, तो वहाँ न्यायालय में अपील कर सकता है। ठीक है, जुर्माना लग गया तो फाइनल क्या, हाँ फाइनल हो जाएगा, लेकिन कोर्ट में जा सकते हैं। ऊपर वाला एक पॉइंट था जिसमें कोर्ट में नहीं जा सकते, केंद्र सरकार के पास जा सकते थे, लेकिन केंद्र सरकार अगर जो डिसीजन दे दिया वही फाइनल होगा, कोर्ट में नहीं जा सकते। यहाँ जुर्माना वाले केस में कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन ये आरबीआई ने अगर लिख के दे दिया हो या उसके जो राष्ट्रीय बैंक के अधिकारी हैं, अधिकारी लोग लिख के दे दें कि तुमको इतना पेनल्टी लगाया जा रहा है और अगर तुमको प्रॉब्लम है तो भैया न्यायालय के पास अपील कर सकते हो, कोर्ट में मैटर जा सकते हो, वहाँ से छुड़वा लिए तो ठीक है, नहीं तो पैसा देना पड़ेगा। और सुनवाई उसका कौन करेगा इस टाइप के मामले का, महानगर मजिस्ट्रेट मतलब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये उनकी सुनवाई करेंगे ऐसे टाइप के मामले की। धारा 54 सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाइयों में संरक्षण से संरक्षण, केंद्र सरकार सद्भावना पूर्वक मतलब होता है भैया किसी अच्छे सद्भावना अच्छे भावना से किए गए कार्य, तो भैया कुछ लोकहित में कोई काम बता रहे हैं, कोई आदेश निर्देश दे रहे हैं, उसको फिर और कहीं चैलेंज नहीं करेंगे, लोकहित के लिए दिए गए आदेश के लिए अपील नहीं कर सकते कहीं भी नहीं। धारा 55 बैंककारी साक्ष्य अधिनियम 1891 और बैंककारी कंपनी अधिनियम 1939 सहकारी बैंक के संबंध में लागू होना। सहकारी बैंक के संबंध में दो एक्ट चल रहे हैं, एक तो खुद ये रेगुलेशन एक्ट 1949 और ये 1891 का बैंककारी साक्ष्य अधिनियम 1891, इसका क्या अंग्रेजी में नाम है पता नहीं, बैंककारी साक्ष्य अधिनियम, साक्ष्य मतलब कोई प्रूफ होगा, एक्ट 1891 का। ये आपका ओके कर रहा हूँ, खैर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हुआ समाप्त।